बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की जो सुबह है 9 नवंबर, आपको पता है कि इकबाल डे होता है और आज इकबाल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, इकबाल डे जब भी सेलिब्रेट किया जाता है तो बच्चों के लिए जो है ना वो बड़ी अच्छी खबर हो जाती है कि छुट्टी कर दी जाती है, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है और घर पे जो है बच्चे जो है वो इस डे को सेलिब्रेट भी करते हैं, मनाते भी हैं। और तो आज तो सबकी वैसे छुट्टी है तो तमाम लोग घर में मौजूद भी हैं। इकबाल डे के हवाले से ये बात करूंगी कि आपको पता है कि अल्लामा इकबाल हमारे लिए जो है वो बहुत ही एक मोटिवेशनल और एक शायर मशरिक जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नौजवानों के ऊपर जो है वो काम किया स्पेशली। और पाकिस्तान के हवाले से हम हमेशा बात करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी जो है वो ताबीर को मुकम्मल किया। तो आज हम जिस पे बात करते हैं कि हम उन्हें सैल्यूट भी पेश करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरह अपनी शायरी के ज़रिए इस कौम को बेदार किया, जिस तरह उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया, वो एक मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। और फिर साथ साथ उनकी जो शायरी थी नौजवानों के हवाले से, तो उनका ये था कि हमारे जो इस टाइम जो है वो नौजवान बहुत ज़्यादा है मुल्क में, तो उनकी जो तामीर हो सके, जो उनकी तरक्की के लिए राहें खुल सकें और जो वो इस करना चाहते हैं, स्पेशली उनके अंदर खुद एतमादी पैदा हो। वो जैसे उनका एक शेर है कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी जो शायरी थी वो कितनी अहमियत के हामिल है और कितनी उसके अंदर जो है एक जज्बा है, एक लोगों के लिए बेदारी है कि किस तरह लोग जो है नौजवान अपना अपने अंदर खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं और इस अपने मुल्क के लिए और अपने लिए जो है वो राहें खोल सकते हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इकबाल डे के हवाले से भी बात करेंगे। जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको थैंक यू सो मच। स्टैट में तो माशाल्लाह से महारत रखते हैं ना। जी, मुझे बड़ा स्टैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, बट आप डेफिनेटली मैं नहीं बल्कि तमाम मेरे ख्याल है कि ज़हीन लोग सारे अब मुझे सी बंदी मैथ से भागती हो तो वो स्टैट में क्या करें? ये इसको बस को कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम शायद इस इंटरव्यू में भी डिस्कशन हुई थी, मैं कोई दूसरी मर्तबा ही हूँ आपके साथ यहाँ पर, तो कुछ लोगों ने ना इसके बारे में बस वो एक रोमर्स ही बनाए हुए हैं कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। मतलब आप तो कह सकते हैं आप तो कह सकते हैं मुश्किल है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है टीचर का एक बड़ा रोल होता है। अच्छा, जो इस तरह लोगों जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको ये होता है कि हमेशा कंफ्यूज नज़र आते हैं, उनको पता नहीं होता एक्चुअली उन्हें करना क्या है। तो वैसे टीचर जो होते हैं ना वो आपको बेहतर गाइड कर देते हैं, खुद पढ़े हुए होते हैं तो बेहतर बता सकते हैं कि हाँ जी इसका क्या स्कोप है, आगे जाके आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा जी, इकबाल डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इकबाल डे के लिहाज से बेसिकली तो ये शायर मशरिक तो हम कहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के शायर हैं। इसमें आप देख लें कि जब तुर्क के हालात थे, जंग का मैदान था, उसमें भी अल्लामा इकबाल की जो शायरी थी वो कमाल थी। इन्होंने ना सिर्फ एक ज़बान बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो लैंग्वेजेस के ऊपर इन्होंने कमाल की शायरी लिखी हुई है। इसी से मुझे एक ना बड़ा ज़बरदस्त मैं एक शेर पढ़ रहा था, तो मैं चाहूँगा कि इनका आगाज़ वहीं से शुरू किया जाए। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। वाह। मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, खिर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह वाह, क्या बात। अगर आपकी मैं बात को सेकंड कर रहा हूँ यहाँ पर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, मतलब जवान जो हैं, ये जो आज हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है तमाम चीज़ों का, टीचर्स हैं, मुअल्लिम हैं और जितने भी ये लोग हैं, इनका खुद ही का एक फ़लसफ़ा जो अल्लामा इकबाल ने दिया। हाँ। और अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी, जैसे कि अभी हायर एजुकेशन कमीशन ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हायर लेवल पर इकबालियात को कंपलसरी कर दिया। ये बहुत अच्छा उनका स्टेप था, हमें इसका जो है वो खैर मकदम करना चाहिए कि इकबालियात पढ़नी चाहिए और बच्चों के अंदर एक जुनून पैदा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जवान जो होता है वो किसी भी पहाड़ों की हैबत से नहीं डरता,
जवान जो है उसे गर्मी सर्दी की फिक्र नहीं होती, जवान जो है वो अपने रास्ते खुद बना लेता है अगर वो पॉजिटिविटी और सही रास्ते के अंदर मौजूद है। तो इकबाल की शायरी नो डाउट उसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, समटाइम हम कहते हैं ना, अच्छा ये हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहे थे कि इकबाल डे जब भी आता है ना तो छुट्टी स्पेशली जो है ना वो छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि स्कूलों में मेरे ख्याल में इस डे को सेलिब्रेट करना, छुट्टी इन सेंस मेरा ख्याल है कि छुट्टी का तो अभी ये हुआ है, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल लेवल पर इकबाल डे तो अच्छा है ना, घर में अच्छे से मनाए, फैमिली के साथ मिलकर मनाए, ये तो गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, फैमिली के साथ रहें, इकबाल डे को एंजॉय करें तो बेहतर है, ये अच्छा है। ये आप नोट कर रहे हैं, ये अच्छे लफ्जों में बयान कर रहे हैं। खैर, इकबाल डे के हवाले से जो है वो पहले, अच्छा हम स्कूल के, आर्मी स्कूलों में तो स्पेशल ये होता था कि जब मैं पढ़ती थी कि हमारे यहाँ तो उनकी शायरी को लेकर उनके ऊपर अच्छा डिबेट्स भी होती थी, तो ये एक बड़ा अच्छा होता था कि अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अल्लामा इकबाल का जो फलसफा या सोच है ना, वो आप देखें कि वो सिर्फ किताबों की हद तक नहीं है। मैं थोड़ा सा जितना समझाऊं कि मेरी तो नहीं इतनी औकात कि अल्लामा इकबाल को समझ सकूं, वैसे ये सही बात है, उनकी शायरी को समझना कौन सा मुश्किल बात है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत पढ़ा या लोगों से सुना या उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया बीइंग एज अ रिसर्चर, तो मैं आपको सच बताऊं तो वो बेसिकली अल्लाह ताला ने उनके पर्दे उठाए हैं उनके ऊपर से, जिस तरह से कुरान पाक को उन्होंने पढ़ा है और कुरान पाक की तशरीह को उन्होंने इशार में लिखा है, वो कमाल लिखा है उन्होंने। वो सिर्फ ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज लेवल पर सुनने पढ़ने के काबिल है, बल्कि दुनिया और आखिरत का एक जो मैकेनिज्म है उसको समझने के लिए इकबाल की शायरी को समझना बड़ा जरूरी है। हाँ। और इकबाल की जो शायरी है वो डेप्थ की शायरी है, ये तसव्वुफ की शायरी है, बेसिकली बिल्कुल ये तसव्वुफ की शायरी है। इसके अंदर जब बंदा महव हो जाता है तो कहता है कि ये लिख कैसे दिया उसने ना, इतना देखें कि हर मकतबा फिक्र के, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम फिरकों में बैठा हुआ है, आई एम सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए लेकिन ये आज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर फिरके के लोग इस चीज़ को एडमिट करते हैं, मिंबरों पे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। उन्होंने तमाम मकतबा फिक्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश भी की, एक ये फिक्र को उसने पैदा किया। और आप ये देख लें कि जैसे कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद का एक बड़ा मशहूर है, अल्लामा इकबाल की अटैचमेंट उनके साथ बेपनाह है। और मैं एक इसमें चीज़ ऐड करता चलूँ क्योंकि मैं भी तसव्वुफ से मेरा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और मैं बड़ा इन कोशिश करता हूँ कि रहूँ, क्योंकि एक ये वो चीज़ है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपको ऊपर रखती है, और इंसान को पता चले ना चले लेकिन वो खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अल्लामा इकबाल से किसी ने सवाल पूछा कि तुमने कभी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा बड़ा काम या अच्छा काम किया हो जो तुम्हें लगता हो कि यार मैंने बहुत ही अच्छा बड़ा काम किया। ये मैं आज उनकी डे पे ये बात करना चाहूँ, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर नूर नूर करे, उनको मजीद जो है उनके सवाब दारें दे उन्हें। तो किसी ने कहा कि जी मैं भी शायर हूँ, मैं भी जो है वो बार अटला मैंने भी किया हुआ है, लेकिन इतना फेमस मैं नहीं हूँ जितने आप हैं, इसका क्या राज, कोई ऐसा काम तो आपने किया होगा। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में मतलब बहुत सारे काम है लेकिन मुझे किसी चीज़ पे फ़ख्र नहीं हुआ, मुझे एक ही चीज़ पे फ़ख्र है, वो ये है कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर गिन कर 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुआ है, 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुआ और गिन कर पढ़ा हुआ है। कहते कि मुझे सिर्फ इसी बात का थोड़ा सा फ़ख्र है कि मुझसे कल सवाल रोज़े महशर में किया जाएगा तो मैं कह सकूंगा कि मेरा एक छोटा सा ये नजराना है मैंने जो पेश किया। आप देखें कि ये वो चीज़ें हैं बीइंग एज अ मुस्लिम और बीइंग एज अ प्योर सोल के, ये चीज़ें जब तक आपके इनर सोल में इंटर नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि आप ग्लो ही नहीं कर सकते, ना इस दुनिया में ग्लो कर सकते, ना आने वाली जो बका की ज़िंदगी है उसमें ग्लो कर सकते हैं। तो ये उनके डे पे कहना मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी था और हमें भी चाहिए कि उस चीज़ को हम जो है ना मूव फॉलो करें। हाँ, डेफिनेटली हमने ये देखा हुआ है कि वो उन्होंने कहा जी इलामा इकबाल, बच्चों को भी यही स्पेशली हम देखते हैं बुक्स के हवाले से भी बताया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जी, इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और फिर हमने उसको आगे देखा, फिर 2 कौमी नज़रिया पेश किया और उसके बाद जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एफर्ट्स थी। दैट्स इट। इससे आगे हम जाए तो शायरी, हाँ, जो इसके साथ कनेक्ट होता है या इसको पढ़ने का फिर ज़ौक़ रखता है तो वो मेरा तो फिर ख्याल आगे है कि बेसिकली ना ये हायर एजुकेशन का बड़ा अच्छा स्टेप है। हाँ। जब टीचर्स इस चीज में खुद इन्वॉल्व होंगे, देखें एक स्टूडेंट है उसे तो पता ही नहीं चीजों का, जिसे हम बताएंगे तो पता चलेगा ना। अब वो डिपेंड करता है कि टीचर्स को कितनी अवेयरनेस है उसके बारे में। जब टीचर को खुद नहीं पता होगा तो उसने क्या खाक बताना आगे। सही तो वो तो भी जान छुड़ाएगा ना। अरे हम पहले भी बात कर रहे थे कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी जरूरी है, वक्तन फवक्तन जो है जितना हम
दौरे जदीद है, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी उतनी ज़रूरी है कि ताकि World टीचर्स को change भी हो रहा पता है, होना they are चाहिए कि growing एक्चुअली हो क्या रहा है। और फिर Exactly. उसके हम कहते हैं तालीमी निज़ाम तभी बेहतर हो सकता है जब हम अपनी तमाम चीज़ों को देखें अच्छे से, ताकि हम टीचर्स को भी देखें, फिर हम बच्चों को भी देखें, उनकी साइकी भी समझें, तो ये तमाम चीज़ें तभी बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। अच्छा, थोड़ा हम रिसर्च के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि आपका रिसर्च के ऊपर काम आपका हुआ है। आप बताएं, हमारे यहाँ जो है रिसर्च के ऊपर तालीम तो दी जा रही है, डिग्री भी मिल जाती है, मार्क्स का भी एक वो कहते हैं ना प्रेशर है हमारे ऊपर, रिसर्च के ऊपर हमारे यहाँ उतना बहुत अच्छा सवाल आपने ये रेज किया। डेफिनेटली ये वक्त की भी ज़रूरत है। मैं इसमें छोटी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ये लोग जो अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी जो एजुकेशन से अटैच्ड हैं, तो फ़ौरन हमेशा फॉरेन जो एजुकेशंस है वो हमसे आगे क्यों है। उनकी एक ना जो यूनाइटेड नेशन से जो हमारी पूरी दुनिया की एजुकेशन को देखते हैं, यूरोप से एक स्टेटमेंट पास हुआ कुछ अर्से पहले, मैंने इसको देखा, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन दुनिया के लेवल से 65 इयर्स पीछे है, 65 साल पीछे है। आप यानी कि देखें तो हमारी एजुकेशन अभी तक जो है वो ऑन ही नहीं हुई, एजुकेशन हमारी तो आई ही नहीं ना, मतलब हम तो इतने पीछे हैं। अब जब कभी कहीं पे प्रॉब्लम होता है सपोज, तो वो क्या करते हैं कि सपोज किसी जगह पर एग्रीकल्चर का इशू है, वो उस जगह पर यूनिवर्सिटी बनाएंगे एग्रीकल्चर की, वहां पर दुनिया के ग्रेट रिसर्चर्स को बुलाएंगे और बच्चों को तालीम भी देंगे और कहेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। अब हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ होता ये है कि हम बेसिकली रीडिंग तो करते हैं, राइटिंग तो करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है उसकी कहीं पे भी। हम रिसर्च करवा तो रहे हैं लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं है। और रिसर्च जो है उसका ट्रू स्पिरिट जो है जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पा रही, क्योंकि उसको ऑन ही नहीं किया जा रहा, और जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और आप देखें कि ना, मैं छोटी सी एग्जांपल पेश देता हूं यहाँ पे कि रिसर्च का मतलब है क्या, रिसर्च होती क्या है। बिल्कुल बिगिनर्स की बात करें, रिसर्च डजंट मीन दैट कि इफ यू आर द great doctor, if you are a high qualified person, then you can be understand that what is the research. Research means only thing that everybody know that के research practical life में अनपढ़ आदमी भी जिसको समझता है कि इसने स्कूल कभी नहीं किया, वो भी रिसर्च कर रहा है कि सपोज एक घर चला रहा है, उसे पता है मेरे घर का खर्चा है कितना, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो सोच रहा है, उसके बाद वो उतनी अपने रिसोर्स पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो कहेगा किस तरह से मैं मॉडल बनाऊं अपने घर का, बेसिकली टर्म्स चेंज हो जाती हैं बस। वो कहता है किस तरह से मैं अपनी सेटिंग करूं कि मेरा घर का मंथली पूरा ठीक से चल पड़े। वो कोई ना कोई मैकेनिज्म क्रिएट करता है, जो भी अपने मामलात हैं उससे अच्छे करने की कोशिश करता है, और इन द रिजल्ट्स इन द एंड क्या होता है, वो अपने घर को बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। नाउ आप अब ले जाएं इसे वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे हमें प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ हेल्थ का प्रॉब्लम है। अब हेल्थ के प्रॉब्लम में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि इश्यूज हैं क्या, इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इश्यूज क्या है। जब इश्यूज की क्लैरिटी हमारे पास होगी कि इश्यूज ये हैं, हमें इसके मुताबिक कौन से मॉडल्स बनाने चाहिए, हमें ग्रेट जो थिंकर्स हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिटरेचर को पढ़ने वाले हैं, उसको वो इस मसले को किस तरह से हल कर सकते हैं, उनको बिठाएं, उनकी फिर जो राय है उसको एक्सेप्ट भी करें। ये नहीं कि अगर अगेंस्ट जा रही है तो उसको उठा के साइड पे करें, जी हमने तो ये चाहिए ही नहीं है, और उसको जो है ना कट डाउन करके खत्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च के बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में, मैं छोटी सी बात करता हूँ, फिलिस्तीन के साथ जो आज हो रहा है, बीइंग एज अ मुस्लिम हमें बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है। ज़ाती तौर पे कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान रो कर भी फिर क्या कर ले, दुआ करने के अलावा हमारे पास तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, या आपके पास तो कुछ नहीं है, कि हम क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह से ये कहते हैं, अल्लाह हम पे रहम कर। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा, इतना छोटा है कि उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है, सही, कुछ भी उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन उसने, अब हम दुश्मन तो मान रहे हैं उसको, लेकिन हम दुश्मन की कैपेबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हमें उसको हराने के लिए उसको मानना होगा कि हाउ मच दे आर पावरफुल, वो कितना पावरफुल है। दुश्मन तो है, नफरत तो कर रहे हैं, लेकिन उसको हराने का कोई ना कोई तरीकेकार भी तो होना चाहिए। अब आप देखें कि उसने इतना जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी बनाई है, उसने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, उसने जो हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करते हैं, ये इसराइल ने बनाया। आप इमेजिन करें, आप सॉफ्टवेयर देखें जो आईटी के अंदर बने हैं, वो उसने इंप्रूवमेंट इसराइल ने की है। आप लेटेस्ट वेपन्स देखें, सारे वो बना रहा है। ड्रोन्स के जितने अटैक्स होते हैं उसको रोकने के लिए वो बना रहा है। मकसद क्या है कि वो रिसर्चर है बेसिकली। उनकी यूथ बहुत कम है, उनके लोग बहुत कम है, लेकिन वो इतने जबरदस्त किस्म के सोचने वाले लोग हैं। प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी है। जब तक वो इस चीज को एक्सेप्ट कोई भी कंट्री नहीं करेगा कि बीइंग एज अ रिसर्चर वी शुड नो कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और हमें अच्छे दिमागों को एक साथ इकट्ठा करके ही मसलों का हल निकालना पड़ेगा इन द एंड।
सही। Otherwise कॉलर we है cannot हमारे do साथ, anything else. बिल्कुल सदाम इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं मैम से सर से बात करनी थी। सर से कहना था कि हम ये जब से कॉन्सेप्ट आया मार नहीं प्यार, इसकी वजह से जो हम ना बहुत डिस्टर्ब। मैं भी एक टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। अब हमारे पास 40 से 50 की तादाद है। अब उसको हम कैसे मैनेज करें जब हम बच्चे को हाथ तक नहीं लगा सकते, बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, और उसको डिसिप्लिन के हवाले से उसको कैसे। अक्सर हमें यही बताया जाता है कि बच्चे को जस्ट आप वार्निंग दे सकते। अब बच्चों को वार्निंग भी 2-3 दे चुके होते हैं। अब बच्चे कहते हैं हेलो जी सर ने हमें वार्निंग भी दे दी है, अब हमारा सर क्या कर लेंगे। तो इस तरीके का ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है, तो हम कैसे बच्चों को एजुकेट करेंगे, उनको किस तरीके से यानी कि उस लेवल पे लेकर। हम भी एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट पढ़ते थे तो उस्ताद हमें मारते थे, प्यार से भी समझाते थे, एक रिस्पेक्ट होती थी टीचर की। लेकिन आज वो जो है ना खत्म हो चुकी है बिल्कुल। तो हम भी बड़े परेशान होते हैं कि बच्चों को कैसे एजुकेट करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सदाम। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, मेरे दिल के बड़ा करीब क्वेश्चन है ये। दिल के ऑनेस्टली तो मैं आपको एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहूँगा। आई एम सॉरी टू से, मैं तो इस चीज़ को एडमिट ही नहीं करता कि आप मारें किसी को। मैंने तो आज तक किसी को नहीं मारा। अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा रहा हूँ या अच्छा यूनिवर्सिटी लेवल मतलब आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की मैं मुताहिर गया हुआ यहीं से गया, बल्कि मैं ये ऑन एयर कहना चाहूँगा उसने पूरी टीम को बड़ा सलाम दिया है। उनको पता था मैं सुबह आ रहा हूँ, तो आपको और बुखारी साहब को और तमाम लोगों को उसने दिया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में मौजूद है और वो फिर भी आप लोगों को याद करता है। बहुत शुक्रिया। ऐसा मुताहिर को बताए बगैर भाग गया, ये तो अभी इसके ऊपर जुर्माना होगा कि को जब भी मैं कभी आया था तो वो हमेशा मेरे साथ आता था। तो वो कहता था ये मेरी फैमिली है, तो मैं इनसे मिलकर खुश होता हूँ। बहरहाल ही इज नाउ एट द टाइम इज इन लंदन एंड डूइंग द एमएस लीडिंग टू पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। तो मींस के ना मैं उससे बात कर रहा था ना, तो उसके पास ना बच्चे बैठे हुए थे ना, तो मुताहिर के पास कुछ चॉकलेट्स थी, तो वो उसको पढ़ा क्या रहा था, कुरान पाक पढ़ा रहा था। वो जहाँ पर रह रहा था उसके ऑनर थे, तो उसने कहा हमारे बच्चों को काइंडली मेहरबानी करें, आप इतने ज़बरदस्त कारी हैं, हमारे लिए तो इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी कि आप आए में और हमारे बच्चे महरूम रह जाए कुरान की तालीम से। मुताहिर कहता है कि वो खेल रहे होते हैं और वो मैं हैरान हूँ कि टीचर भी बड़े प्यार और मोहब्बत से पढ़ा रहे होते हैं उनको। वो गुस्सा नहीं करते। हमारे अंदर पेशेंस की कमी है भाई, हम नहीं बताते। हमसे कोई दूसरी मरतबा क्वेश्चन पूछे तो दिमाग खराब हो जाता है, हमारा गुस्सा आना शुरू हो जाता है हमें। और टीचर्स वहां पर तो बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मारने वाला तो आई एम सॉरी टू से किसी भी लेवल पर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर कोई टीचर सोचता है कि मार कर पढ़ा लेगा तो आप बच्चे का कॉन्फिडेंस तो लूज कर ही कर रहे हैं, आप उसके अंदर से सवाल उठाने की जरूरत भी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अक्सर टीचर कहते हैं ना कि हमने मारे खाई हुई है तो यार मतलब वो वाला टाइम और वाले टाइम में जमीन आसमान पे भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया है जी हमारे रोही एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा सर से आपने डायरेक्ट ही पूछ लिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे इस बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम चीज़ों को समझने में बहुत पीछे हैं। मतलब हमें ये 60 साल बाद पता लगा कि मार नहीं प्यार। हाँ। मतलब इससे पहले हम ये कहते थे बच्चों को जब स्कूल में छोड़कर आते थे, वो ये कहते थे कि ये गोश्त आपका है। हाँ। टीचर को कहते थे हड्डियाँ हमारी हैं, तो जितना मर्जी मारो पीटो, हमारे बच्चों को घर भेज दो। अब दुनिया में इस पे जो है बड़ी तहकीक हुई और अभी भी हो रही है। और ये एक हाइपोथेसिस है कि दुनिया ये समझ रही है कि खुद डिसिप्लिन, जिसको हम अपनी तालीम का बुनियादी जुज़ समझते हैं, तो दुनिया ये कह रही है कि डिसिप्लिन जो है वो आपकी सोचने समझने की सलाहियत में रुकावट है। ठीक है, अब यहाँ तक मामला पहुँच गया है। और बहुत सारी जगहों पर जो है छोटे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, उनके लिए कतार बनाना ख़त्म कर दिया गया है, क्लास में रोज़ में बैठना ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि इस अंडरस्टैंडिंग ये है कि डिसिप्लिन जो है वो क्रिएशन में रुकावट है। ठीक है, तो जो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को डिसिप्लिन पर जोर देने की बजाय उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए। ठीक है, और अब आप देखें इस बात को हम पिछली बात से जोड़ें तो हम कहाँ खड़े हुए हैं। मैं इसी में सेकंड करना चाहूँगा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। आप अगर गूगल पे अभी भी सर्च करें व्हाट इज द टॉपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दे हैव द बेस्ट एजुकेशन, फिनलैंड। पूरी दुनिया में ग्रेट माना जाता है फिनलैंड। फिनलैंड दे हैव नो बुक्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितने दिन जिस टाइम मर्जी कोई क्वालिफिकेशन के लिए बच्चा आ रहा है, किसी के लिए कोई बुक डिजाइन नहीं है कि जो वो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। और उसका रिकॉर्ड पूरी 100% लिटरेसी है उसकी। और फिनलैंड में आप बोलें कि हमारे दोस्त हैं, उनकी वो जो है ना सिस्टर की वहाँ शादी हुई है,
तो वो बताता है कि ना मेरी जो बाजी की जब शादी हुई तो उन्होंने फिनलैंड गवर्नमेंट ने उनकी टेक केयर के लिए 3 टाइम जो है वो एक लेडी आती हैं जो बच्चे को खिलाती भी हैं, अलग अलग टाइम पे आती हैं और मेरी बहन का ख्याल भी रखती हैं। आप ये सोचें कि वो कहाँ है और हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती है या हमारा जो एक वुमेन्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं। उनको तो बेचारों को मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और उनके बच्चे की जब सोच इस लेवल से शुरू होगी और हमारे यहाँ तो बेसिक चीजें नहीं है सर। हम तो सर्वाइवल पोजीशन के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैं जिस जगह पर अक्सर कभी लेक्चर डिलीवर करता हूं, मैंने कहा कि जिंदगी में ना आप लोग किस चीज को बेहतर लाइफ कहते हैं। बेहतर लाइफ ये कि सर्दियां आई तो आपके पास कम से कम हीटिंग सिस्टम होना चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए, अच्छी खुराक होनी चाहिए, बीमार हो तो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, गर्मी हो तो ठंडा माहौल होना चाहिए। ये ना आसाइशें नहीं है, ये दिस इज द बेसिक नीड ऑफ योर लाइफ। If you think that you are the human being, you should know about that these are the compulsory thing in your life. जब आपको यही नहीं पता, अगर आप ये चीजें पूरी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कोई बड़ी कमाल की जिंदगी जी रहा हूं, तो भाई आप नहीं जी रहे। ऐसे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक लाइफ। ये आप बेसिक लाइफ के अंदर हैं, तो हम तो बेसिक लाइफ की भी जंग लड़ रहे हैं। ऐसे ही है, तो हम तो बहुत ज्यादा पीछे हैं, हम तो बहुत सारी चीजों से पीछे हैं। सर, इलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इस टाइम काफी जो है गहमा गहमी भी चल रही है, तैयारियां भी चल रही हैं, तमाम पार्टीज जो हैं अब वो फोकस भी हो गई है कि किस तरह जो है वो अपना काम करना है और अपने मंशूर को लेके चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है सदर की मशावरत के बाद कि 8 फरवरी को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर, ये इलेक्शन पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे सर। और इलेक्शन की तैयारियां हैं, इससे पहले भी तैयारियां हो रही थी। इस वक्त जो है हल्का बंदियां जो है वो तकरीबन आखिरी मरहले में है और हमने 30 तारीख तक इनको फाइनल करना है। तो जो लोगों ने एतराज़ात उठाए थे, उम्मीदवारों ने, वोटर्स ने एतराज़ात उठाए थे हल्का बंदियों के हवाले से, वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं और उन उज़रदारियों पर जो है वो फैसला हो जाएगा। और 30 नवंबर तक हम हल्का बंदियों से मुराद ये है कि हर नेशनल असम्बली का और प्रोविंशियल असम्बली का, सूबाई असम्बली का एक जो हल्का है उसको नए सिरे से तरतीब दे दिया जाएगा जहाँ जहाँ ज़रूरत है। हमारे यहाँ मरदमशुमारी हुई थी, नई मरदमशुमारी के बाद ये लाजमी होता है कि नए अंदाज से हल्का बंदियाँ की जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, फिर देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रही है। तो हल्कों में ये देखा जाता है कि इतनी तादाद हो लोगों की कि जो एक मुनासिब हल्का बनाए, क्योंकि हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो मजमूई हल्कों की तादाद है वो वही रहेगी, तो हल्कों की तरतीब ज़रा बदलती है। तो ये मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद इंतखाबात का मरहला जो है वो बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के साथ साथ जो है वो फिर एक बाज़ाब्ता जो है वो गहमा गहमी इलेक्शन की शुरू हो जाएगी। गो अभी भी इंतखाबी सूरत हाल है हमें नज़र आ रही है, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, सियासी जमातों ने टिकटें देने के लिए दरख्वास्तें मांगी हुई हैं, कुछ सियासी जमातें जो है अपने तौर पर सर्वे करवा रही हैं, जायज़ा ले रही हैं कि क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता ही इलेक्शन है कि अगर इंतखाबात होंगे और हमारे पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी जिसके पास 5 साल के लिए हुकूमत करने का मैंडेट होगा, तो वो बेहतर अंदाज से सर्व कर सकेगी। और फिर इंटरनेशनली भी जो है जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं वो उसी हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं, मुआहिदा करते हैं, जिसने ज़्यादा अरसे के लिए मौजूद होना होता है, जिसके पास ये इख्तियार होता है कि वो मुआहिदा कर सकती है, जिसके पास ये इख्तियार होता है कि वो टैक्सेस नाफिज कर सकती है, नए टैक्सेस का रिफाज कर सकती है, टैक्स का दायरा कार बढ़ा सकती है, टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। तो ये सारी सूरत हाल जो है अब इलेक्शन की तरफ जा रही है। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में क्या होता है, इलेक्शन जो है कि आप जानती हैं कि यहाँ सियासत जो है वो अमूमन जो है डेरों पर होती है। सियासी लोग जो है उन्होंने अपने बैठने के लिए जगह बना रखी हैं जिनको वो डेरे कहते हैं, वहीं पर लोगों का इकट्ठ होता है, लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर, जिनके पास इस्तात है चाय खाना शाना भी उनको दिया जाता है, और फिर बाकी छोटे छोटे मसाइल उस इलाके के, उस हल्के के वहीं डिस्कस होते हैं। और वो कोई एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम का भी काम कर रहा होता है डेरा ना। तो वहाँ पर छोटी छोटी पंचायतें भी होती हैं और छोटे मसाइल, आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, कोई तनाज़ात, उनके फैसले भी वहीं हो जाते हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी वो खुद ही करवा देते हैं। तो वो
एक तो ये सहूलत होती है कि ये सारे केसेस जो है अदालतों में जाने से बच जाते हैं। दूसरा ये है कि जो सियासी लोग हैं वो इस सारी सूरत हाल का सियासत में भी फायदा उठाते हैं। मतलब जिस बंदे का डेरा आबाद है वहां पर फैसले हो रहे हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है, वो रिलीफ दे रहे होते हैं। तो जहां रिलीफ मिल रहा है वो ज्यादा लोगों के साथ इन टच होते हैं और जो है उनको वोट भी उसी हिसाब से ज्यादा मिलता है। अभी क्या देख रहे हैं सर नून लीग का, क्योंकि हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी है इस टाइम, पीटीआई के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे इस टाइम, क्योंकि हमें इस्तेहकाम पार्टी भी आ गई है एक नई। तो ये इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह नून लीग जो है वो जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ और उनके प्लान्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो अब दूसरी तरफ जा रही हैं। देखें जी, इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो तकरीबन सारी वही सियासी जमातें हैं जिनको हमने ज़रूर इक़्तिदार दिया है। बड़ी सियासी जमातें तो वही है ना, सबको इक़्तिदार दे के देखा है। और अभी ताज़ा मज़ा चखा है एक जमात का, उससे पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी, इन सारी के सब लोगों ने हुकूमत की है और इनको हमने देख लिया है कि किस तरह हुकूमत की है। अब फैसला आवाम ने करना है कि वो किस हुकूमत से मुतमईन नहीं हैं। वैसे मजमूई तौर पर अगर मैं खुद अपनी सोच बताऊं या तजिया करूं तो अवाम तो किसी सियासी जमात से मुतमईन नहीं है। जो मंजर नज़र आया कि जहां उनको डिलीवरेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। अच्छा, अब जो नई सियासी जमातें उभरी हैं वो भी इन्हीं में से उभरी हैं, इन्हीं का पार्ट। अच्छा, शफलिंग ही है ना सर, वहाँ के लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, काफी लोग हुए। अच्छा, इसमें ना हम जब भी बात होती है हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो हमेशा इनको अपने जो वसाइल हैं उनके साथ मसाइल को जोड़ देते हैं कि जी सड़क तब बनेगी जब पैसे होंगे, पुल तब बनेगा जब पैसे होंगे। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए वसाइल की जरूरत नहीं है। वो तो हो सकते हैं ना कि आज आप देखें कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक खातून रात को अकेले सफर नहीं कर सकती। बहुत खूबसूरत बात है। ठीक है, बहुत। अब इसके लिए पैसों की जरूरत तो नहीं है ना। आज 75 साल बाद भी हम अपनी खवातीन को जो आबादी का आधा हिस्सा हैं उनको मोबिलिटी की जो है सहूलत फराम नहीं कर सके। मतलब अगर उनके पास वसाइल नहीं है, ठीक है, मुश्किल हालात का शिकार है। बहुत सारी खवातीन अपने घर के लिए खुद जदोजहद कर रही हैं और वो अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं मेहनत करके। लेकिन किसी खातून को ये इजाज़त नहीं दी हमने इस सोसाइटी में कि वो रात 10 बजे एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक पैदल सफर कर सके। ठीक है, तो इसके लिए किसी हमें ये रिसोर्सेज नहीं चाहिए क्योंकि हमें पैसे होंगे तो हम हालात ठीक करेंगे। तो ऐसी तवील फहरिस्त है चीज़ों की जिनको हमने ठीक करना है। ठीक है ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज बन गए वो अभी तक हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। मिसाल के तौर पर हमें समझ नहीं आती कि हम अपना कूड़ा कैसे उठाएं। अब पूरी दुनिया में कूड़ा जो है वो एक रिसोर्स है। ठीक है, उसको हम तरक्की में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि हम कूड़ा कहाँ फेंकें। फिर दूसरा बड़ा मसला है कि अगर घरों के साथ ही फेंकते हैं तो फिर उसी को आग लगाते हैं। ठीक है, कोई हल नहीं है, आग लगाते हैं। और आज देखें आप, हर तरफ स्मोक की कैफियत है। और आज भी हम जो है ये तो कह रहे हैं कि स्मोक फैल रही है, लेकिन आप रात के वक्त सड़क के किसी किनारे खड़े होकर देख लें तो आपको ट्रैक्टर ट्रालियों की ट्रालियां भरी हुई दरख्त की कटी हुई जाती नजर आएंगी। तवील कतारें होंगी। हम दरख्त काट रहे हैं मुसलसल और कूड़े को आग लगा रहे हैं और इंतजार में हैं कि माहौलियात की आलूदगी ठीक हो। हाँ, ये तो है। तमाम चीज़ें, हमारा सिस्टम ही जो है वो आज तक ठीक नहीं हो सका और जिसपे हम हमेशा बात कर रहे हैं। आज भी वही दावे और नारे लगाए जाएंगे जिसपे जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो हम कहते हैं कि जी हमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसमें मजीद भी सर आपसे बात करते हैं। साथ साथ हम स्टैट के हवाले से भी आपसे जानते हैं कि इस टाइम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट्स का कितना इंटरेस्ट है और इसका क्या स्कोप है आने वाले। बहुत ज़बरदस्त सी बात है ये। स्टैटिस्टिक्स तो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में तो शायद अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया है। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या जो रोबोटिक्स की दुनिया आ रही है, पूरा जिसे कहते हैं ना कि एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है, AI के नाम से आ रहा है। अगर आप मतलब वो लोग जो शायद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं या देख रहे हैं, विदाउट स्टैटिस्टिक्स के हम AI की इम्प्रूवमेंट एक्यूरेसी को चेक ही नहीं कर सकते। सपोज अगर उसने कहा गिलास पानी है तो गिलास पानी की अंडरस्टैंडिंग को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। ये प्रेडिक्शन में AI में स्टैटिस्टिक्स इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसको डाटा साइंस के नाम से हमने अब जो है ना पूरी दुनिया में शो किया। पूरी दुनिया में डाटा साइंस की इतनी डिमांड है। मैं अब अपनी फैमिलीज़ में भी और आने वाले जो बच्चे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस प्लस डाटा साइंस जो है इसकी तरफ मूव करें।
देखें, अब आपको भी अंदाज़ा है कि बच्चे पढ़ जाते हैं, डिग्रीज होती हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं होती। वो बेचारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, और वो एमफिल कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, वो 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की जॉब्स के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि हम इस डिग्री को किस तरह से यूज़फुल बनाएं कि हमें जॉब की ज़रूरत ही ना पड़े। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो है वो ऑनलाइन वर्किंग शुरू हुई है, और उसमें डाटा साइंस के जो बच्चे हैं वो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उनको जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। वो कितने लाखों में कमा रहे हैं। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त की ये ज़रूरत है, अगर पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप काम भी करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ इंटरनेट की फैसिलिटीज और डाटा साइंटिस्ट हैं आप, मैं इमेजिन नहीं, ये 110% डेफिनेटली श्योर कह रहा हूँ कि आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं। और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके पास एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और पढ़ने का थोड़ा सा शौक होना चाहिए। जिसके पास पढ़ने का थोड़ा सा बुक रीडिंग का शौक है ना, जिसको कुछ चाहत है करने की, तो उसको फिर आपके, मेरे या घर में बड़े भाई या माँ बाप के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने ये करना है। बेतहाशा स्टूडेंट पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है जो डेटा साइंस के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अच्छा, अभी क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि हमारे स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं ना, कि उनको जब आप जैसे मैट्रिक किया और उसके बाद फिर आपने आपको देखा देखी ज़्यादा होता है। अच्छा, दोस्त ने ये सब्जेक्ट रख लिया तो फिर उसी को देख के रख लें। अरे खुद से नहीं पता या टीचर्स की तरफ से आपको कोई इस तरीके से गाइडलाइन नहीं है कि आप ये वाले सब्जेक्ट चूज़ करें और ये आपको आगे फ्यूचर में जो है वो ये आपके काम आएंगे। बिल्कुल, इसमें ना ये बहुत खूबसूरत, मैं अक्सर औकात जब भी कोई रिलेटिव्स मिलते हैं उन्हें पता है कि डॉक्टर है तो इसे ही सजेस्ट कर देगा। हमारा ट्रैक सिस्टम ही ठीक नहीं है। हम बच्चे को सिर्फ अपनी तालीम दिलवाते हैं एमबीबीएस बनने के लिए। हम सॉरी टू से मैट्रिक में उसको साइंस रखवाते हैं, बायो के साथ पढ़ाते हैं, एफएससी करते हैं, फिर उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते हैं। बेचारे के नंबर कम आते हैं, एमकेट में ऊपर नीचे वो हो जाता है। उसके ख्वाब ख्याल वही वाले होते हैं कि मैंने एमबीबीएस बनना है। और एमबीबीएस के आपको 2 सीट्स आई थी पाकिस्तान में, और इतनी ज़्यादा वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। मेरे मुताबिक जो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन डॉक्टर्स की थी कि हमें 17 पे रख लें। सही। आप इमेजिन करें कि उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि सब्जेक्ट की डिमांड तो है या नहीं है मार्केट में, और हम वो सब्जेक्ट में आए जा रहे हैं और इस पे मज़ीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, इसके साथ साथ वर्ल्ड कप पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस टाइम जो है पाकिस्तान की टीम के हवाले से तो हम बात करेंगे। हमेशा से कहते हैं एंड टाइम पे आके ना थोड़ी सी कारकर्दगी जो है वो इस तरह की दिखा जाते हैं कि फिर सबके दिल जीत लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक तो अच्छा, दिल ही ऐसे कहते हैं ना दिल ही डूबता रहता है कि अच्छा अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है। एक तो खैर अच्छी बात है कि हम उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ते और फिर होप्स बढ़ जाती हैं। होप्स। अच्छा, उसमें मीडिया का भी किरदार है कि वो होप्स बढ़ाए रखता है और इसकी हाइप क्रिएट कर देता है, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, और कुछ है भी नहीं हमारे पास जिसमें खुशी मना सके ना, तो ज़ाहिर है क्रिकेट ही बची है जिसमें इन्वॉल्व होकर कुछ थोड़ी सी एडवेंचर भी हो जाता है और जो है इतनी चीजें चल रही थी ना, हम इतने जहनी मसाइलों का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, अब इससे ना इस पर मजीद बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं क्रिकेट के हवाले से भी कर दूँ कि देखें, एक अखाड़े में एक बहुत बड़ा पहलवान है और एक छोटा बच्चा हम उतार देते हैं और फिर होप लगा के बैठते हैं कि ये इस पहलवान से जीत जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। सर, आप किस तरह इशारा कर रहे हैं? एक हमारी टीम की कैपेसिटी है ना, जो नीदरलैंड से हारते हारते बची, अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गई, ठीक है ना जी, हम स्ट्रगलिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं, लेकिन होप हमारी ये है कि हम इधर उधर से घूम घाम के सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर इंडिया को हरा देंगे सेमीफाइनल में, फिर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे फाइनल। एक कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा है जी मियां वाली से, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सर सदाम बेसिकली हमारे टीचर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मियावाली में। अच्छा, स्टूडेंट बात कर रही हैं उनकी। तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर से, मैंने अप्रिशिएट करना था सर को कि इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट वो हमें इतने अच्छे वे में पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि हम ट्रैक को मजीद पढ़ें। सही। इकरा, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन से सेमेस्टर से हैं, कौन से डिपार्टमेंट की हैं? सर 6th सेमेस्टर। कौन सी साइकोलॉजी से हैं आप? जी सर।
अच्छा, बहरहाल ये क्वेश्चन आपने क्लास में नहीं पूछा, फ्री में कॉल यहाँ ले ली तुमने। एनीवे, बहुत क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन नहीं है, वो कह रही जस्ट अप्रिशिएट करना था। थैंक यू सो मच कि हमें स्टैट जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट इन्होंने वहाँ नहीं दिया मुझे। आप वहाँ जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे। जी सर। अच्छा, अब आते हैं टीम की सूरत हाल पर ना। चलिए, ये अच्छी बात है कि हमने होप लगाई हुई है। उम्मीद है कि आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और उसमें हमने उन दोनों टीमों से ज्यादा बारिश से उम्मीद लगाई हुई है। तो है कि बारिश हो जाएगी, और बारिश हो जाएगी तो हाँ शायद बचत हो एक एक पॉइंट मिल जाएगा उन दोनों को, तो हम जो है हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर वहाँ बारिश हो जाती है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हमें इंग्लैंड को हराना भी फिर भी लाजिम है कि हमने इंग्लैंड को हराना है और फिर जो है अगले मरले के लिए क्वालिफाई करना है। अब इंग्लैंड ने पिछला मैच जो खेला है वो बड़ा अच्छा मैच खेला, उसमें 300 से अबव स्कोर किए, बड़ा अच्छा स्कोर किया, और उनकी टीम में जो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आ रही थी वो फिर बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें भी सर चल रही हैं, जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो है वो फिक्स हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, तो ये 100% श्योर है कि इंडिया ही जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। नहीं, देखिए, ये हमारे यहाँ ना कंस्पिरेसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हम जो है अमूमन आप देखें कि जॉब के लिए कहीं अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो फिर वहाँ टेस्ट इंटरव्यू दे के वापस बाहर निकलते आते हैं कि जी सिफारिश पे होनी है, रिश्वत पे होना है काम, ठीक है। तो ऑलरेडी वो अंडरस्टैंड कि भी हम ना ये तो सारे काम ना सिफारिश रिश्वत के बगैर होने नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक माइंड सेट इसी तरह का बन गया है। हम बच्चे चीजें भी हमारी माजी में भी कुछ इस तरह से देखिए, अगर लोग ये सोचते हैं कि ये जो फिक्सिंग की जाती है, कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। अच्छा, देखें, एक जो टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है उसको एडवांटेज तो होता है होम ग्राउंड का। देखें, वो पिचेस जो है विकेट्स तैयार करनी है, वो उनकी अपनी मंशा के मुताबिक तैयार हो सकती हैं। फिर जो क्राउड है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है, फिर जो स्ट्रक्चर है उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इस तरह के वर्ल्ड कप या इस तरह के मैचेस तो हमारे वेन्यू पर भी होते रहे ना, तो हम भी इसी तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और करते रहते हैं। तो इसमें अपनी कोताहियों को इस आड़ में जाके छुपाना ये ठीक नहीं है। हमें देखिए, जो टीम अच्छी खेल रही है वो नजर आ रही है, ठीक है ना, और जो अच्छी नहीं खेल, अफगानिस्तान अच्छी टीम, देखें हम उसको बहुत लोअर कैटेगरी में शुमार करते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है ना, वो टफ टाइम दे रहे हैं, और जो है उनके खेल में नजर आता है कि वो अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है ना जी। अब आप देखें कि वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से भी एक मरले पर जो है ऐसा लगता था कि वो मैच जीत जाएंगे। अच्छा, जिस तरह हुआ ना सर, पाकिस्तान की कहा जाए कि बेस्ट टीम इस टाइम हम देखेंगे ओवरऑल, अब जिस तरह पहले भी मैचेस हुए, लेकिन इस बार जो है उनकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी इस दफा जो है 2-3 मामलात हो गए। एक तो ये है कि हमारी टीम बड़ी अच्छी थी और ये वर्ल्ड कप में जाने से पहले हम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 थे। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि एक तो हमारे जो अच्छे फास्ट बॉलर थे नसीम शाह, वो अनफिट हो गए और वर्ल्ड कप से पहले अनफिट हो गए, तो हमारा जो अटैक था वो कमजोर हो गया। अच्छा, फिर हमने ये पहला मौका है, अमूमन हमारे पास बड़े अच्छे स्पिनर रहे हैं, ये पहला मौका है कि हमारे पास जो है जो एक्सपर्ट स्पिनर नहीं है, हम बैट्समैन खिला रहे हैं और वो उससे साथ साथ स्पिन बॉलिंग भी करवाते हैं। तो अच्छा स्पिनर ना होना एक ये भी हमें नुकसान हो रहा है और हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। फिर दूसरा ये है कि हम बैटिंग से जितनी तवक्कुआत लगा के बैठे हुए हैं वो शायद पूरी नहीं हो रही। हमें बाबर आजम को थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो उस तरह नहीं खेल पा रहे। अब वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 थे, नंबर 2 पे भी चले गए हैं, तो वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो वहां जाके एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हो सकता है कि वो अगले प्रेशर भी तो बहुत होता है सर, लेकिन बड़े प्लेयर का यही कमाल होता है कि वो प्रेशर में ही, देखें ना, अब ये कल जो है प्रेशर में भी बॉलर आ जाते हैं, तो वो हम मैक्सवेल ने जो 200 किए हैं, वो इस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर क्या हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने और वर्ल्ड कप पे भी बात हुई और साथ साथ इलेक्शन पे भी। सदाम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, एजुकेशन को और स्टैट को लेकर बात की। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जो बच्चे हैं उनका ख़ास ख्याल रखें। बच्चे आपका सरमाया ना सिर्फ माँ बाप का बल्कि मुल्क और कौम का है। उनके ऊपर ठीक से इन्वेस्टमेंट करें और सही गाइडलाइन दें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जरूर तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप के हवाले से मैसेज दे दूं वर्ल्ड कप से कि तवक्कुआत जरूर रखें, लेकिन इतनी तवक्कुआत ना रखें कि फिर आप टीवी तोड़ने पर आ जाए। और खेल को खेल समझें, खेल को जंग न समझें और जंग को खेल। तो फिर सही होती है खेल का। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वकार तैयब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रेनर एंड फिलोसफर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर अली वकास, हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है इकबाल डे के हवाले से, जैसे कि मैंने बात की थी, आज जो है हम वकार से इकबाल डे के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ ही उनकी शायरी भी सुनेंगे, उनकी फ़िलासफ़ी के हवाले से भी बात होगी और उसके साथ साथ सर से हम जानेंगे, डॉक्टर साहब से, रीढ़ की हड्डी की जो चोट होती है उस हवाले से बात करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, एहतियात किस तरह की जा सकती है, ये सब चीज़ें तमाम जो हैं हम उनसे डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वकार, इकबाल डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इस दिन की मुनासबत से यहाँ पे इनवाइट किया और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि इकबाल को हमेशा जब भी हम शायर के तौर पे पेश करते हैं तो हम उनके साथ बहुत ज़्यादती करते हैं, क्योंकि इकबाल ने बारहा ये बात लिखी है कि मैं शायर नहीं, मैं फ़लसफ़ी हूँ। मैंने अपने फ़लसफ़े के इजहार के लिए शायरी को चुना है, क्योंकि फ़लसफ़े बूढ़े हो जाते हैं, शायरी जवान रहती है। अब इस बात को हर्फ बहर्फ उन्होंने जो लिखा है वो उनकी पर्सनल नोटबुक स्ट्रे रिफ्लेक्शन के अंदर, जहाँ पे वो ये लिखते हैं कि आई एम नॉट अ पोएट, आई एम अ फ़िलासफ़र। और मैंने इसलिए फ़िलासफ़ी को शायरी में लिखने की वजह है कि फ़िलासफ़ी एजेस एंड पोइट्री रिजुविनेट्स। फ़लसफ़े बूढ़े हो जाते हैं, शायरी जवान रहती है। फिर शायरी के अंदर अपने वो उसमें बाले जिब्रील में जहाँ पे वो एक बात लिखते हैं कि मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ कि मैं हूँ महरम राज़ दुरूने में खाना। तो सबसे पहले तो उनके साथ जो है शायर और फ़लसफ़ी लिखें या फ़लसफ़ी सिर्फ लिख दें। सिर्फ आप जहाँ पे कहते हैं शायर थे, शायर मशरिक थे, ये उनके साथ बहुत ज़्यादती करते हैं। फ़िलासफ़ी के हवाले से जो है वो जी उनके फ़लसफ़े को पढ़ा जाए। मैं बड़ा हैरान हुआ, यहाँ आज से 5 साल पहले ओसाका यूनिवर्सिटी जापान का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें से 2 लोग थे जो पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी का थीसिस कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आपका टॉपिक क्या है, तो उन्होंने कहा इकबालियात, हम इकबाल पर पीएचडी करें। अब देखिए दुनिया में कौन सा शायर है जिस पर पीएचडी होती है? शायरों पर पीएचडी नहीं होती, उनके फ़लसफ़े पर पीएचडी होती है, क्योंकि फ़लसफ़े को आप मुख्तलिफ तहीं उसकी खोल सकते हैं। तो इकबाल को जब आप फ़लसफ़े के तौर पे लेना, फ़िलासफ़र के तौर पे लेना शुरू करेंगे, तब वो काम करेंगे जो उन्होंने जो फ़लसफ़ा बयान किया है वो आपकी इस ममलिकत पे, आपकी इस रियासत पे अप्लाई होगा। शायरी को तो हम गालिब की शायरी भी पढ़ते हैं, दर्द की शायरी, फैज़ की शायरी भी पढ़ते हैं, लेकिन वो शायरी सिर्फ लहू गरमाने के लिए होती है, जज्बात के इजहार के लिए होती है, गम का इजहार, मोहब्बत का इजहार। फ़लसफ़ा वो है जो आपको तरीका देता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हुकूमत करने का तरीका, मईशत का तरीका। तो फ़लसफ़े के तौर पे, फ़िलासफ़र के तौर पे जब उन्हें पढ़ा जाएगा तब हम उनसे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे भी लाजमी एक वकार बात करूँगी। हम अक्सर कहते हैं, अभी मैंने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात की कि जब भी इकबाल डे आता है ना तो छुट्टी दे दी जाती है। अच्छा, तमाम ऑफिस में भी और तमाम हमारे स्कूल के इदारों में जितने भी हैं उन तमाम में जो है वो कहते हैं स्कूल से आप छुट्टी मनाएं, इकबाल डे जो है। आपकी क्या राय है, क्या आया वाकई हमें इकबाल डे पे ही छुट्टी का ऐलान कर दिया जाए और तमाम स्कूल के जितने भी हैं वो बंद कर दिए जाएँ और कोई एक्टिविटी इस तरह की ना हो जिसमें हम इकबाल को पढ़ सकें या उनकी याद को ताज़ा किया जा सके? अच्छा, इस पे पहले तो डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह बात की कि अगर हम छुट्टी ख़त्म कर देंगे तो हमारी कौम भूल जाएगी और हम इकबाल को याद ही इसीलिए रखते हैं कि जी आज इकबाल डे की छुट्टी होगी। और दूसरी तरफ अगर आप ये मुझे ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से जिस तरह पूछा, तो हमारा कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं है जिसमें हम उनको याद कर सकें। इकबाल को एक फ़िलासफ़र के तौर पे उनकी शायरी को हम याद कर सकें कि उनका पैगाम था क्या। और इस हवाले से सबसे पहले तो मेरी अर्ज़ है उन लोगों से, मुझ जैसे लोग जो हैं कि हम 4 शेर याद करके खुद को माहिर इकबाल याद समझते हैं और हमें लगता है कि जैसे खुदी के ऊपर आप यहाँ पे 10 लोग बुला लें तो खुदी के फ़लसफ़े के ऊपर वो 10 के 10 लोग जो हैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जबकि मैं ये पूछूंगा कि लफ्ज़ खुदी उन्होंने अपने फ़लसफ़े में, अपनी शायरी में, अपनी तमाम 18 किताबों में कितनी दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल की है। उन्होंने खुदी लफ्ज़ को कहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये एक फ़लसफ़ा है। इकनॉमिक्स के हवाले से उनका क्या फ़लसफ़ा है, कार्ल मार्क्स को उन्होंने किस तरह से कोट किया है, वहाँ पे उन्होंने किस तरह से जो दोनों जंगे अजीम हैं उनको वहाँ पे किस तरह से कोट किया हुआ है, पहली जंगे अजीम को, ये सारा फ़लसफ़ा है।
अब बच्चों को अगर आप सिर्फ वहाँ पे असम्बली में खड़े करके और वो पहाड़ और गुलहरी वो वाली कहानी सुना देंगे या उनको खुदी को कर बुलंद इतना सुना देंगे तो फिर मेरे ख्याल में छुट्टी ही दे देनी चाहिए। उनको ये बताएं, पहले तो फलसफा ये बताएं उनको, इकबाल ने कहा क्या है, बताया क्या, तकदीर के बारे में उनका क्या फलसफा है, शैतान के बारे में क्या है, इंसान के बारे में, इंसान कौन होता है, इंसान और यज़दा, फरिश्ते कौन हैं, फरिश्ते के अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए हैं तो इंसानों को क्यों पैदा किया है, इंसानों में और फरिश्तों में, यज़दा में और इब्लीस में, इन सारों में क्या फ़र्क है। ये थोड़ा सा आप पहले तो खुद पढ़ें इस बात को, और फिर अगर टीचर्स हमारे वो छुट्टी देने के बजाय अगर हम उस दिन कोई स्पेशल एक पीरियड रख लें, असम्बलियाँ भी ना करवाएं आप, कोई पीरियड रख लें स्पेशली, बच्चों को बताएं इकबाल थे कौन, और वो जब 50 में से शायद कोई एक आध होगा जो इंस्पायर होगा। जैसे मैंने सुन लिया था एक शेर इकबाल का, तो वहाँ से मैंने फिर उनको पढ़ना शुरू किया, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो मैंने सोचा ये तो इससे पहले मुझे किसी ने बताया नहीं कि अकल से बड़ी भी कोई चीज़ है, तो इसको पढ़ना चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यही कि ज़ाहिर है इनाम इकबाल की उनके फ़लसफ़े को या उनकी शायरी को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत डीपली उनकी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बयान की हैं उनको समझने के लिए पढ़ेंगे तो आगे समझाएंगे वही ना, उनको समझने के लिए आपको फिर पढ़ना पड़ेगा और उनको जानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जानते हैं, डॉक्टर साहब रीढ़ की हड्डी के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं ना, उसकी जो चोट होती है वो क्या होती है और कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कि आज इनवाइट किया, और ये बड़ा एक अहम टॉपिक है और बड़ी तेज़ी के साथ हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी के चोट के अमराज है वो बढ़ रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी ये होती है जो कि हमारा जिसके अंदर हराम मगज़ को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया होता है। हराम मगज़ एक्सटेंशन है हमारे दिमाग की, जो नीचे तक न्यूरल टिश्यू आता है और वहाँ से आसाबी रगों के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो बाजुओं को और टांगों को और जिस्म को सप्लाई होता है। तो रीढ़ की हड्डी बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी मुहावरों में भी इस्तेमाल होती है कि ये शख्स रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है, ये टीम के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को बयान करने के लिए, और कोई यानी कि इखलाक ना हो तो स्पाइनलेस भी उसी में ही कहा जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और अब क्योंकि ट्रॉमा हमारे पास बढ़ता जा रहा है तो रीढ़ की जो हड्डी की चोट के अमराज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है जो हमारे पास है, एक तो मोटर बाइक एक्सीडेंट है। ठीक है, हमारी स्पाइन की कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, इवन अगर हम हेलमेट भी पहन लें तो हमारी स्पाइन की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा, फॉल्स हमारे पास बड़े कॉमन है। फॉल्स कहाँ से होते हैं कि हमारे इलाकों में जैसे आम है, खजूर है, ठीक है ना, इनके ऊपर जब इनको फल उतारने पड़ते हैं तो लोगों को दरख्त पे चढ़ना पड़ता है और वहाँ से वो गिरते हैं। फिर जो पोल्स हैं, जो खंबे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या टेलीफोन, या उनके ऊपर भी उनसे भी फॉल्स होते हैं। तो दो बड़ी जो वजूहात हैं वो फॉल्स और जो है ना वो मोटर बाइक एक्सीडेंट हैं, जिनकी वजह से रीढ़ की हड्डी के जो चोट होती है और इसके मरीजों की तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और इसके जो पेशेंट हैं जो इमरजेंसी में आते हैं, उनको यानी कि क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर तो बिल्कुल यानी कि उनके जो कमज़ोरी हो सकती है टांगों की, और अगर हमारा हराम मगज़ यहाँ से डैमेज हो गर्दन के लेवल से, तो बाजू और टांगें दोनों कमज़ोर हो जाती हैं और सांस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। सही हो गया। तो ज़्यादा मोस्टली तो हम एक्सीडेंट में देखते हैं ना इस तरह की चोट जो है, जिस तरह आप गिरे और उसके बाद जो है वो आपको एक्सीडेंट भी, मगर हमारे पास फॉल्स के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। ठीक है, जो फॉल फ्रॉम द ट्री के, दरख्तों से गिरने के। जब आम का सीजन आता है तो हमारे वार्ड्स भर जाते हैं, इसी तरह जब खजूर का सीजन आता है तो हमारे वार्ड्स भर जाते हैं। अच्छा, इससे फॉलिज भी हो जाता है? हाँ, फॉलिज कहते हैं कि किसी भी हिस्से का काम करना छोड़ देना, तो इससे फालिज ही होता है। जब हमारा हराम मगज़ डैमेज होता है तो इससे फालिज हो जाता है, यानी कि हमारी दोनों टांगें मफलूज हो जाती हैं, या दोनों टांगें, दोनों बाजू मफलूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस लेवल पे स्पाइनल इंजरी हुई है। सही। और लकवा भी जो है वो इससे ही रिलेट करता है? नहीं, वो अलग उसमें आ जाता है। सही हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है तो क्या करना चाहिए? देखें, इसमें फर्स्ट एड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो रीढ़ की हड्डी पेशेंट को शिफ्ट कैसे किया जाए, ठीक है ना। अभी तक यानी कि हमारी जो फर्स्ट एड है या रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। और रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है और ये सेगमेंट मोबाइल होता है, और जिसके अंदर हराम मगज़ है वो जितना हिलेगा उतना ज़्यादा फर्दर डैमेज करेगा स्पाइनल कॉर्ड को या हराम मगज़ को। तो कोशिश ये होनी चाहिए जब ऐसे पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाए तो उनके लिए स्पाइन बोर्ड हो,
स्पाइन बोर्ड एक सीधा सा एक वो तख्ता होता है जिसके ऊपर और साथ में स्ट्रैप्स लगे होते हैं। पेशेंट को बड़े एहतियात से 2-3 लोग उठा के उस पर डालते हैं, साइडों पे पिलो रखते हैं और ऊपर से उसको स्ट्रैपिंग कर देते हैं। सही। तो उसमें मिनिमल मूवमेंट हो जो कि फिर जाके इमरजेंसी में जाके फिर आफ्टर एक्सरेज और सीटी स्कैन जो है ना फिर स्पाइन बोर्ड रिमूव किया जाए। एक मेरे दोस्त है वो इंग्लैंड से आए थे, वो कहते हैं कि हम यानी कि सामने रॉयल कॉलेज जो हॉस्पिटल है उसके लंदन हॉस्पिटल के सामने यानी कि एक आदमी जो है ना वो बाइसिकल से गिर गया और जो रेस्क्यू जो एम्बुलेंस सर्विसेज के वहाँ लोग थे वो फौरन उसके पास गए। वो कहता रहा मैं ठीक हूँ, मगर उन्होंने उसको स्पाइन बोर्ड पे डाला, उसको स्ट्रैप किया, उसको लाए, उसके एक्सरे हुए और रूल आउट करके फिर उसको डिस्चार्ज किया। और वो खुद कहता रहा कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक कि आपके हाँ, पता नहीं तो चल जाता कि ये स्टैंडर्ड है एक क्वालिटी केयर का जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना हमारे पास नहीं है। हमें ये करना चाहिए जब हम किसी को या हमारे हों या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके सामने कोई इंजरी होती है तो आप खुदा के लिए उसको छेड़े ना, उसको हिलाएं ना, ठीक है ना। उसको अगर खुदा ना खास्ता कोई पेट्रोल है या कोई ऐसी चीज है या आग है उससे रिमूव भी करना हो तो 2 या 3 लोग उसको ऐसे पकड़ के उठाएं कि उसकी स्पाइन की मिनिमल मूवमेंट हो, खास तौर पे गर्दन ऐसे लटकी हुई ना हो। जैसे उठा लेते हैं लोग और गर्दन ऐसे लटक जाती है और वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो नेक को स्टेबलाइज करना, स्पाइन को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। बेहतर है कि अगर आप शहर में हैं और आपके पास रेस्क्यू की सर्विसेज अवेलेबल हैं तो आप कॉल करें सही और फिर उसके ऊपर मूव करें, या फिर कोई अगर गांव में है, देहात में है तो किसी फट्टे के ऊपर डाल के जो है ना पेशेंट को और स्टैप करके बड़े तरीके के साथ उसको एम्बुलेंस का इंतजार किया जाए और उस पर शिफ्ट किया जाए। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी सफिया है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर से बात करना चाहूंगी। मैंने पूछना है, मेरे बेटे के ना माइग्रेन होता है, 18 साल का है मेरा बेटा। तो वो किसी भी मेडिसिन से मतलब फर्क नहीं आता जब उसे सर में दर्द होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं फिर मेडिसिन भी देती रहती हूँ, मैंने इलाज भी करवाया है ये। ठीक है, सर दर्द की बात करें, मिग्रेन। हाँ, मैं इसका कंप्लीट इलाज पूछना चाहती हूँ, मतलब कब तक होता है? इसकी एज लिमिट होती है या ऐसे ही सही हो जाता है? जी ठीक है, चले मैं अभी आपको बताता हूँ। मिग्रेन के लिए ये है कि हम कुछ मेडिसिन प्रोफाइलेक्टिक होती हैं, यानी कि उनको देते रहते हैं ताकि अटैक हो ही ना, और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनको अटैक होने की सूरत में लिया जाता है। 2 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, और जो एहतियात के तौर पे कि अटैक हो ही ना, कई लोगों को उसकी मुस्तकिल जरूरत होती है और कई लोगों को उसकी साल में 1 या 2 या 3 दफा महीने की खुराक खाने की जरूरत पड़ती है। सही, ठीक है। ये मर्ज ऐसा है कि यानी कि आप ये कहें कि ये खत्म हो जाएगा, इसके चांसेस कम होते हैं, मगर इसे अवॉइड किया जा सकता है कि वो सिचुएशंस जिसकी वजह से मिग्रेन अटैक होता है हम उनको अवॉइड करें, तो हम यानी कि इससे बच सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी अब सर वैसे मिग्रेन वाला स्पेशली बच्चों में भी और खवातीन में भी जो है वो बहुत ज्यादा है इस टाइम। बहुत ज्यादा है। इसमें कोई सबसे बड़ी कॉज आप क्या समझते हैं? कॉजेज सबसे बड़ा अच्छा, इसका जो कॉजेज होते हैं वो स्टिमुलेंट्स होते हैं। जैसे कुछ हमारी जो हम सेंसिटिव होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स, जो फ्लैशिंग लाइट्स के, नॉइज के, इवन खाना देर से, भूख की वजह से, धुएं की वजह से, स्मेल की वजह से, तो बहुत सारी नींद की कमी की वजह से, तो ऐसे लोगों को जो है ना सेंसिटिव होते हैं और इनको जो है ना उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो इनको ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से, कॉफी की वजह से, चॉकलेट्स की वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, स्मोकिंग की वजह से ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन से अवॉइड करना चाहिए, और फिर उसके बाद भी इनके लिए मेडिसिन प्रोफाइलेक्टिक होती हैं वो लें, और फिर जब अटैक हो तो उसकी बवक्ते ज़रूरत की एक गोली होती है वो ली जा सकती है। सही। अच्छा, इसके साथ ही वकार आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पेशली इदारों में इकबाल डे के हवाले से, कि उनके जो मैसेज है या उनका जो फ़लसफ़ा है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके, और उसको मैं समझती हूँ कि अगर उनका जो फ़लसफ़ा हमारे लिए जो एक बेहतरीन मैं समझती हूँ साबित हो सकता है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप 1 साल पूरा लगाएं और पाकिस्तान भर में जितने स्कूल टीचर्स हैं, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, आप सबसे पहले तो उनको बिठाएं, और जो माहिर इकबालियात हैं पाकिस्तान में, वाकई ही जिन्होंने इकबालियात के ऊपर जिनका थीसिस है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने काम किया हुआ है, उनसे उनकी ट्रेनिंग करवाएं, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की नहीं, लाइक महीने में आप 1 लेक्चर करवा दें उनका।
सबसे पहले तो 12 ये लेक्चर्स उनके करें, टीचर्स को ट्रेन करें। टीचर्स ने बताना है वहां पे हमारे, अब ये देख लेना हमारे नसाब में इकबाल की कौन सी नज़में शामिल है, कौन कौन सी नज़में शामिल है, उनको कैसे बयान किया जाता है। तो सबसे पहले तो टीचर्स हैं जो कि आगे ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उससे आगे की अभी आप बात ही ना करें। जब तक टीचर्स को हम नहीं कर रहे, उनको हम ये फलसफा नहीं पढ़ा रहे, तब तक वो इससे आगे बात नहीं हो सकती। और इकबाल ने इस बारे में कहा था कि फैलती बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, तो वो टीचर्स का काम यहाँ पे वही नसीम वाला है। सही। अच्छा, हम जो एक फलसफे की बात करते हैं या हम उनकी शायरी की बात करते हैं, जो उनका फलसफा है वो एक्चुअली क्या है? मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं ना कि उनके फलसफा क्या था। इकबाल देखिए ना, पहले उनकी हिस्ट्री पढ़े, क्या वो कहना चाहते थे, हमारे नौजवानों को तो बहुत मुखातिब किया है ना। हाँ जी, अल्लामा इकबाल, अल्लामा यानी उर्दू जो है वो इंग्लिश, डॉक्टर की उर्दू है ना, तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, और डॉक्टरेट उनकी किस चीज़ में थी, उनका जिस फलसफे के अंदर उनका, वो पहले तो आप जो उनका थीसिस है पीएचडी का वो पढ़ें। वो क्या था? वो था द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। सबसे पहले तो वो उन्होंने कहा कि जो मजहबी ख्यालात हैं, हमारा यहाँ पे इज्तिहाद का जो कंसेप्ट है, उसको सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन, वो फलसफा है उनका। उसके बाद उन्होंने पूरी जो एंशंट फिलॉसफी है, जो यूनानी फिलॉसफी थी, और मॉडर्न फिलॉसफी में ख़ास तौर पे वो नीचे को कोट करते हैं, तो उसको उन्होंने वहाँ पे यहाँ पे रिलेट किया कि फ़लसफ़ा पहले तो है क्या। उसके बाद उन्होंने बहुत आमियाना किस्म के जो टॉपिक्स हैं, जैसे तकदीर है, अब मैं आपसे पूछूं तकदीर क्या है, हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन उस पर उन्होंने बिल्कुल खोल के बयान कर दिया कि तकदीर क्या है। इकनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा बयान किया, इकनॉमिक्स पे उनका सबसे ज़्यादा अशार हैं, सबसे ज़्यादा फ़लसफ़ा है उनका। इसी तरह से उनका जो रियासत का निज़ाम है, जमहूरियत, जिसको हमारा जमहूरियत का जो कंसेप्ट है, उसके ऊपर उनका बहुत ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है। बच्चों के हवाले से, तालीमात के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा है कि अगर आपने कोई चीज़ नई सीखनी है, तो नई सीखने के हवाले से आपने कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है। तो तकदीर के हवाले से मिसाल के तौर पर, और खुद ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हॉल में आ जाती हैं, वो खुद ही के साथ हैं कि उन्होंने खुद ही को इकनॉमिक्स में भी रिलेट किया है, तकदीर के साथ भी रिलेट किया है, जमहूरियत के अंदर भी, रियासत का निज़ाम भी, मज़हब के अंदर भी खुद ही क्या है, फिर उसको हम वो बाद में आगे रिलेट कर। मैं आपके सामने सिर्फ एक चीज़ जैसे पढ़ सकता हूँ, तकदीर के हवाले से मिसाल के तौर पर बताऊँगा कि अगर तकदीर के हवाले से उनका जो एक यहाँ पे थीसिस है, इबलीस एक नज़्म है उनकी, और उसके अंदर वो कहते हैं, इबलीस कह रहा होता है अल्लाह ताला को कि तेरे इस्तकबार के सामने मुमकिन न था, लेकिन तेरी मशीयत में न था मेरा सजूद, कि मेरी तो तकदीर में ही नहीं था कि मैं आदम को सजदा करता। तो इसके ऊपर अल्लाह ताला का जवाब आता है। पहले तो वही पूछते हैं कि तुझ पे ये कब खुला, तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के बाद। भाई अगर तुझ पे पहले चलो खुला होता तो मैं मान लेता, लेकिन बाद में खुल रहा है तो इसका मतलब तू तो बहाने कर रहा है। और फरिश्तों के सामने पस्ती ये फितरत ने सिखलाई है ये हुज्जत, इसे कहता है तेरी मशीयत में न था मेरा सजूद, दे रहा है अपनी आज़ादी को मजबूरी का नाम, जालिम अपने शोलाए सोजा को खुद कहता है दूध। अब वो सबसे पहले तो वहाँ तकदीर का जो वो एक सबक देते हैं, तकदीर वो है कि फ्री विल से आप इनकार कर सकें। और ये इस नज़्म से हम निकालते हैं जो फ़लसफ़ा, वो ये है कि इकबाल ये बताना चाह रहे हैं, इबलीस अगर उस वक्त इनकार करता और इबलीस साथ ये कह देता कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो वो आदम होता। क्योंकि अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक तख्लीक कर रहे हैं जो अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से इनकार कर सके। और इस थीसिस को हम कुरान से सपोर्ट करें, जहाँ पे कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तुम्हें हिदायत दे दी, अब चाहो तो मुझे मानो। लफ्ज चाहो यानी कि फ्री विल, चाहो तो मुझे मानो, चाहो तो मेरा इनकार कर दो। अब यहां से आप देखें ना, ये तकदीर के हवाले से कितना बड़ा फलसफा। हम समझते हैं कि इबलीस वो था, मरदूद था, और वो है, बिल्कुल है, लेकिन वो कहानी शुरू कहां से हुई थी? वो तो यहाँ फ्री विल से हुई थी ना। अगर वो कह देता, इनकार कर देता, तो शायद वो आदम होता, हम ना होते। सही है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं, और इसको जानने के लिए हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे टीचर्स को वाकई ट्रेन करने की बड़ी ज़रूरत भी है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम रीढ़ की हड्डी की चोट की बात करें, एक तो ये होता है कि आपने उसमें पहले फर्स्ट जो है वो आपने किस तरह से उसका एहतियात करनी है। अच्छा, डॉक्टर जो हैं वो उसके हवाले से भी जानूंगी कि सर्जरी इसमें जो है वो कितनी ज़रूरी होती है, या ये मेडिसिन और एहतियात से ही ठीक हो जाती है?
देखिए, एहतियात तो उसके ट्रांसफर की एहतियात थी कि उसको ट्रांसफर ऐसे करना है कि जो उसको इंजरी हुई हुई वो बढ़ ना जाए, ठीक है ना। और मेन स्टेज जो है वो इसके इलाज का वो सर्जरी है और उसके बाद रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो जैसे ही पेशेंट जो होता है उसके जो एक्सरेज और उसके स्पाइनल इंजरी कंफर्म होती है सीटी स्कैन और एमआरआईज के ऊपर, तो उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है ताकि उसको फिक्स किया जाए, ठीक है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, जो कि सिंपल रेस्ट के साथ और ब्रेस लगा के वो एक जैकेट बना के पहनाई जाती है या कॉलर लगा दिया जाता है, जो 3 महीने में हील हो जाते हैं। वो उस किस्म के फ्रैक्चर होते हैं जो स्टेबल होते हैं और उनका हराम मगज पे दबाव नहीं होता, सही, और उनको कोई फॉलेज नहीं होता, सिर्फ पेन होती है। तो रेस्ट के साथ और ब्रेसिंग के साथ वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मगर जो फ्रैक्चर अनस्टेबल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर मूवमेंट होती है और जो फर्दर डैमेज कर सकते हैं हराम मगज को, और जो रेस्ट के साथ नहीं जोड़ सकते, हील नहीं हो सकते, उनको लाजमी तौर पे हमें फिक्स करना पड़ता है। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस होते हैं जो न्यूरोसर्जन करते हैं। तो प्लेटिंग हो जाती है, उसको फिक्स किया जाता है ऊपर नीचे मोहरों को। अगर गर्दन की मिसाल लें तो हम सामने प्लेट लगाते हैं, सामने से अप्रोच करते हैं, सही। और नीची कमर के या दरमियानी कमर के हों तो फिर हम पीछे से अप्रोच करते हैं, हम स्क्रूज और रॉड्स डाल के उस सेगमेंट को फिक्स कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो हड्डी का कचरा जिसका दबाव आया होता है हराम मगज पे, हम उसको भी हटा देते हैं ताकि हराम मगज के ऊपर से कोई प्रेशर ना रहे और उसको टाइम दें कि वो हील हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसिडर करें कि हमारी उंगली और इसके ऊपर हमको पत्थर रख दें, हाँ, और ये डैमेज हो जाए, तो पहली ज़रूरत यह है कि इस पत्थर को हटाया जाए। उसके बाद इसके जो सोज है और जो है वो वक्त के साथ खुद ही हील होगी। तो हम जब हड्डी को हटा के उसको स्टेबल कर देते हैं, हराम मगज को टाइम देते हैं, तो उससे उसके नताइज बेहतर हो जाते हैं। अगर लोग जो इलाज नहीं करवाते इसका, उसका मुस्तकिल दबाव रहता है और उसके बाद वो टिश्यू डेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फौरी तौर पे ऐसे पेशेंट्स को लाना चाहिए और इनका ऑपरेशन भी करवाना चाहिए। कई लोग यानी कि खौफजदा होकर और कॉन्सेंट। मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची जो है ना, और डॉक्टर साहब की बेटी भी है, आमना वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आमना? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आमना आज हमारे पास आई हैं, तो आमना आज इकबाल डे के हवाले से जो है हमें शेर भी सुनाएंगी, कुछ कहना भी चाहेंगी, क्या कहेंगी आप? कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वाह वाह, क्या बात है। आमना ने कैसे याद किया ये शेर? बाबा ने याद कराया। क्या बात है। ये अच्छी बात है ना कि हमारे बच्चों को जो है, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि बच्चों को सिखाएं और बच्चों को पढ़ाएं। और क्या कहना चाहोगी? इकबाल डे के हवाले से कुछ कहना चाहोगी? कोई और शेर भी सुनाना है मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम। Here is Amna Alif. And today I had the privilege of addressing you on the topic of the great significance to the people of Pakistan as to what roles our great leaders played in Pakistan's achievement, especially Allama Muhammad Iqbal. Iqbal was born on November 9, 1877 in Sialkot in the undivided British India. He was just not a philosopher in an iron tower. He was deeply concerned with socio-political challenges of his time. His achievement for Pakistan extend far beyond his individual accomplishments. Wow. As we reflect on Allama Iqbal's achievement, we must recognize their continued relevance and significance in our lives today. His poetry, especially his famous poem "Lab pe aati hai dua banke tamanna meri," the prayer on my lips, invoked a sense of collective identity, strength and purpose among the Muslim community. Pakistan's achievement as a nation are inextricably linked to profound contributions of Allama Iqbal. His vision, philosophy and poetry remain a cornerstone of our national identity and purpose.
It is because of him that we actually achieved this wonderful homeland where we can practice our religion Islam with ease and passion. This is the biggest achievement of Iqbal through his hard work and sacrifice and through his wonderful motivational works. In the end, I would like to say that Iqbal is our national hero. Thank you for listening me. वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये जज्बा होना चाहिए। और फिर जिस तरह हम कहते हैं ना, मैं आने वाले ऐसे देख रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में माशाल्लाह बड़ी डिबेटर होगी और बड़ा ऐसे है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे वकार? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इकबाल का शेर है, पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, कि अगर तुम सही रास्ते पे हो तो फितरत तुम्हें निशानियाँ दिखाएगी। और ये निशानी मुझ पे जो है वो नाजिल हुई कि आज से 2 साल पहले, आज मेरी पहली बेटी, मेरी जो बेटी है वो आज 2 साल की हो गई। 9 नवंबर 2021 को पैदा हुई। अच्छा, तो माशाल्लाह। 9 नवंबर 1877 को इकबाल पैदा हुए, उसके 144 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई, ठीक है, जो मुझे दुनिया में सबसे जान से ज्यादा अजीज है। तो मेरे लिए तो ये निशानी है कि सही रास्ते पे हो, चलते जाओ। और इस तरह के माशाल्लाह, इस तरह के वालिद हों और इस तरह के बच्चे हों जो सिखा रहे हैं, इकबाल का फलसफा पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम अभी उम्मीद जो है कायम है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आमना। और कुछ कहना चाहोगी? हैं जितने भी हमें आपको बच्चे देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स देख रही हैं, कोई और शेर याद है इकबाल का? सुना दो। हाँ, सुना दो आज। बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आमना आपका, आप हमारे साथ रही। अच्छा जी, आप आ जाओ, आप बैठ जाओ। और इसके साथ ही जी, जिस तरह हम बात कर रहे थे सर, डॉक्टर साहब से रीढ़ की हड्डी के हवाले से, अच्छा इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं, उसके हवाले से भी हमें बताइएगा क्या क्या हैं। हाँ, टाइप्स हम बेसिकली एक तो हम रीजन वाइज करते हैं कि गर्दन के मोहरे का फ्रैक्चर होना, हाँ, और या निचली कमर के मोहरे का फ्रैक्चर होना, इसकी डिफरेंट अलामात होती हैं और उसके हिसाब से ही यानी कि कितने ये जान के लिए वो जानलेवा साबित हो सकते हैं या माजूरी कर सकते हैं। दूसरा हम ये कहते हैं कि स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। जो स्टेबल होते हैं वो बगैर सर्जरी के आराम और ब्रेस के साथ ठीक हो सकते हैं। जो अनस्टेबल हैं, जो जिनके अंदर मूवमेंट है, जो मजीद हराम मगज को डैमेज कर सकते हैं और उसको हमें फिक्स करने की ज़रूरत होती है। उसमें हम रॉड और पेच डाल के, स्क्रूज और रॉड्स डाल के उनको हम फिक्स कर देते हैं। ठीक हो गया। मतलब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, उस लिहाज से उनका इलाज किया आप जो है उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं उसको। तो फाइनल हमारा जो एक्सरेज और सीटी और एमआरआई के बाद हम अपना फाइनल प्लान बनाते हैं कि आया इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम एक तो वकार बहुत ज़्यादा हम कहते हैं अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जाए और उसमें बहुत सारी ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या हमारे निसाब में बड़ी चेंजिंग्स की ज़रूरत होती है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो निसाब है, हमारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें चेंजिंग्स की कितनी ज़रूरत है? ये तो बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका तो सीधा सीधा जवाब ये है कि आप ये देख लें कि जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक हमारी टोटल अचीवमेंट्स क्या हैं। पिछले आपके सेगमेंट में जैसे क्रिकेट पे बात हो रही थी और बुखारी साहब ये बात कर रहे थे कि क्रिकेट में हम इसलिए इतने ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई और खेल नहीं है, हमारे पास कोई और शोबा नहीं है जिसके अंदर हमारी कोई अचीवमेंट हो। तो तालीम सबसे पहले तो आप ये देख लें कि डिग्री होल्डर्स हमारे कितने निकल रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, कितने पैनाफ्लेक्स। ये अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले आया है एफएससी का जो रिजल्ट आया है, हर कॉलेज की जी इतनी पोजीशन है। अब तो 1000 से कम, मुझे लगता है हम ही नालायक थे, अब तो 1100 में से 1100 ही नंबर सबके आ रहे होते हैं, हर कॉलेज के हर 100 बच्चों के आ रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद क्या होता है, हम एक सुई तक नहीं बना रहे, हम एक सुई भी नहीं बना रहे हम ना। और अहमद जावेद साहब को यहाँ पे कोट करूंगा, पाकिस्तान में इकबालियात के हवाले से जो सबसे बड़ा नाम है वो अहमद जावेद साहब हैं, फिलोसफर हैं और इकबालियात पे उनसे ज़्यादा काम कोई नहीं है। तो उनका एक यहाँ पे कॉल यहाँ पे पेश करना चाहूँगा। वो कहते हैं हम ग्लोबल वर्ल्ड में विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, ना हम कुछ बनाने वालों में हैं, ना तहकीक करने वालों में है, ना तरमीम करने वालों में है, ना बेचने वालों में, हम सिर्फ खरीदने वालों में। हाँ। ये जैसे बाइकआउट की मुहिम भी चल रही है, तो वो चीजें हम सिर्फ हम कह रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम खरीदते नहीं हैं, ना हम कुछ बना रहे हैं, ना बेच रहे हैं, तहकीक। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद है, न्यूरो सर्जन है माशाल्लाह,
तो डॉक्टर साहब खुद बेशक इस बात की तस्दीक करेंगे, हम जितनी ज़्यादा मेडिकल के अंदर हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारी मेडिसिन्स हैं, हमारे प्रोसीजर्स हैं, क्या उसमें से एक के अंदर भी 1% भी किसी पाकिस्तानी हमारे डॉक्टर्स का, पाकिस्तानी के हमारे प्रोफेशनल्स का उसमें कोई किरदार है, कोई कंट्रीब्यूशन है? अनडाउटली इसमें जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि वो तहकीक में, तरक्की में जो है वो हमसे आगे हैं। किसी ज़माने में हम आगे होते थे जिस पे इकबाल की बहुत ज़्यादा शायरी है। हाँ बिल्कुल। और उनका बहुत बड़ा फलसफा है कि हमारी क्या शान होती थी और अब हम किस जगह पर हैं, वो ये भी अपनी शायरी में डिस्क्राइब करते हैं। और इतने साल गुजरने के बाद भी वो उनकी जो फलसफा है वो करेक्ट है कि हम जो हमने हालत उनसे लेसन नहीं लिया। ठीक है, इतने बड़े यानी कि अपने जो हीरो हैं और फिलोसफर हैं, हमने उनकी तालीमात से फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाया। ठीक है, इकबाल कहते हैं ना, आती है दमे सुबह सदा अर्शे बरी से, किस तरह खोया गया तेरा जौहरे अदराक, क्यों हो गया कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, क्यों होते नहीं तुझसे सितारों के जिगर चाक। क्या बात। हम तो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एज ए नेशन है वो जुगाड़ का प्रॉब्लम है। हम क्वालिटी के लिए तो करते ही नहीं एक्सेल, और अब हम बल्कि जो चीज़ें अच्छी बनी होती हैं हम उनको भी कुछ ना कुछ लगा के कहते हैं जी हमने जुगाड़ बना दी। ऐसे ही है। तो अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिटी के ऊपर जो कंप्रोमाइज है ना हमारा, हर जगह पे छोटी से लेके बड़ी चीज तक जो क्वालिटी कंप्रोमाइज इस नेशन में आजकल हो रहा है वो बिल्कुल अफसोसनाक। अच्छा, हम भी अक्सर ये चीज़ में तो कहते हैं कि अब बाहर आप जब भी जाते हैं वो सब पाकिस्तानियों के स्पेशली हम कहते बहुत फख्र से जाके कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो फॉरेन से आपको जो कमेंट आता है ना वो ये आता है कि ये बहुत ही जुगाड़ सिस्टम कौम है। मतलब ये फॉरेन किसी ना किसी काम पे या कोई काम भी करेंगे उस पर भी जुगाड़ लगा लेंगे, या इनका कोई भी चीज़ें होंगी उस पर इनका लाजमी है कि हिस्सा शामिल है जुगाड़ वाला। मगर वो जुगाड़ पे होता नहीं ना कि क्वालिटी जो है ना वो क्वालिटी नहीं कंप्रोमाइज होती है। इसमें इकबाल ने कहा था, फिक्रे फरदा ना करूं महवे गमे दोष रहूं, माजी की हम जो यानी एक तो गम भी और जो हमारी अचीवमेंट्स है, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, तो हम पीछे की या तो हम अचीवमेंट्स को हमारे आबाओ अजदाद वो थे, आज आप ये जो यूज़ करते हैं वो इब्ने सीना ने बनाया था, यूं किया था, या तो हम उस पर फख्र करते हैं या फिर हम वो हमारे साथ जी ये हो गया हाय हाय हम करते रहते हैं, और तदब्बुर नहीं, यानी हम कल की फिक्र ही नहीं कर रहे, अभी ये वक्त गुजर जाए बस। किसी तरह वक्त गुजार का फलसफा सिर्फ यही होता है, ये वक्त ये टाइम किसी तरह गुजर जाए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद है हमारे साथ भावलपुर से, क्या कहना चाहेंगे? मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ, शाहिद। जी जी, मैंने नाम ले लिया, क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब और दूसरे गेस्ट को सलाम पेश कर रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे ना बैकबोन में प्रॉब्लम है L1 और S4 में। ठीक है। तो रात को सोते हुए मैं काफी डिस्कम्फर्टेबल होता हूँ, वॉकिंग के दौरान बिल्कुल ठीक होता है, रात को सोते हुए मैं काफी डिस्कम्फर्टेबल होता हूँ, लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे कोई नज़रिया बता दें कि इससे क्या मैं कैसे तदाबीर कर सकता हूँ। शाहिद आपने अपना MRI करवाया है? जी सर, करवाया है बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपको क्या डिस्क का प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का मसला है आपका? जी स्लिप डिस्क का इशू है डॉक्टर साहब, और पहले तो मुझे सर्जरी एडवाइस की थी बट मैं सर्जरी करवाना नहीं चाह रहा। 45 ईयर्स मेरी एज है, तो इससे रिलेटेड या कोई और एहतियाती तदाबीर है काइंडली वो उसका। अच्छा, इसमें जो डिस्क में है ना 80% पेशेंट्स में मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरापी और रेस्ट से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 20% ऐसे होते हैं स्पेशली जिन्हें लेग पेन या शियाटिका उन्हें सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर आपको लेग पेन नहीं है तो फिर आप जो है एहतियात के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें जो ज़्यादा एहतियात होती है वो बेंडिंग पोस्चर की, यानी कि झुक के काम करने की होती है, वज़न उठाने की होती है, और दूसरा जो है मैट्रेस जो है वो करेक्ट टाइप का यूज़ करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फोम हो या स्प्रिंग मैट्रेस हो जो सही होता है। जो हमारे मिथ है कि फर्श पे या फट्टे पे सोएं वो बिल्कुल गलत है, उससे आपके कमर दर्द के मसाइल बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छा मैट्रेस इस्तेमाल करें। एक मैट्रेस ऑर्थो मैट्रेस के नाम से भी आता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, वो बहुत हार्ड होता है। हाँ, ठीक है। मोस्टली तो हम इसी पे ही बात कर रहे हैं। वो कमर्शियल रेंज है जो कि माइंड प्ले करने से वो की हुई है। 1980s में यानी कि कंसेप्ट खत्म हो गया है जो हार्ड सरफेस का या हार्ड मैट्रेस का वो है। वो जो हार्ड बोर्ड होता है वो सिर्फ स्पाइनल इंजरी के लिए होता है और वो फर्स्ट एड के लिए यूज किया जाता है,
ना कि बैक के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, हमारे घरों में अक्सर हम ये कहते हैं ना, मेडिकेटेड ले आए जी, जो कमर का मसला हो तो फौरन आपने अपना मैट्रेस चेंज किया, आपने मेडिकेटेड मैट्रेस उठाया और बोला। इतनी बड़ी मिथ है, यानी कि इतना ज्यादा है। और बहुत सारे हमसे पहले सीनियर डॉक्टर्स भी इसको एडवोकेट करते हैं कि सख्त बिस्तर इस्तेमाल करें, फर्श पे सोएं, मगर इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। हमारी कमर के कर्व्स हैं, जो ऊपर वाली कमर है वो बाहर को है और अंदर वाली कमर है इसको काइफोसिस कहते हैं और इसको लॉर्डोसिस कहते हैं। तो वो मैट्रेस जो कमर की शेप इख्तियार करता है वो ठीक होते हैं। स्प्रिंग मैट्रेस या जेल मैट्रेस, इसमें टॉप क्वालिटी। अगर आप ये अफोर्ड ना कर सकें तो एटलीस्ट एक क्वालिटी फोम जो है, जो कि किसा हुआ ना हो, सही हालत में हो, वो भी ठीक है। अगर आप चारपाई पे सोते हैं तो चारपाई कस के इस्तेमाल करें, उस पर हल्का सा रुई का गद्दा बिछाएं और कसी हुई चारपाई हो, पाए उसके छोटे रखवाएं कि आपको उठने बैठने में उसके ऊपर दिक्कत ना हो। सही है। वैसे पहले देखें तो हम चारपाइयों का ज्यादा ही था हमारे घरों में, अभी भी है, बहुत अभी भी, हाँ, लेकिन बहुत कम हो गया है ना, अब तो चारपाई वाला सीन है। तो मजीद भी इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब से। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, बगैर नौजवानों की, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, वो हमारी बीच में अधूरी रह गई थी कि नौजवानों के लिए बहुत मैसेजेस हैं, नौजवानों को बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने पुकारा भी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम है, वो क्या है? ये सारी शायरी उन्होंने नौजवानों के लिए की है, क्योंकि नौजवानों को वो ये मुखातिब करते हैं ना, भी तुम्हें एनर्जी है, तुम्हारे पास अभी वक्त है। और अभी जो हमारे नौजवान जिस राह पे चल पड़े हैं और जिस तरह जा रहे हैं, वो तो अगर आज होते तो शायद खुद इकबाल जो है वो कहीं रोपोश हो जाते। वो कहते कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे नौजवान जो, और या हम खुद, बल्कि आज मैं कहता हूँ अगर इकबाल आज होते तो शायद हम उनको खुद डिसोन करते थे। सबसे पहले जैसे उन्होंने शिकवा जब लिखा था, तो उस वक्त उस जमाने में भी उनके ऊपर कितनी तनकीद हुई थी और क्या क्या। आज तो हमारा कोई नौजवान उठता और वो शायद उनको खुदकश हमले के अंदर जो है मार देता, जवाब शिकवा उनको लिखने का शायद वक्त ही ना मिलता। हमारे तो आज क्योंकि शिद्दत पसंदी इतनी बढ़ गई है ना। फलसफा अगर देखें, मैं क्या मैसेज दूंगा, सबसे पहले तो है ना कि आप खुद पढ़ें, तदब्बुर करें, खुद करें, तहकीक करें। वो उन्होंने जो अभी बात की, क्यों हो गया कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, कि यहाँ पे चैनल के ऊपर बैठ के या मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर फैला दूंगा खबर, तो वो हमारे नौजवान धड़ाधड़ उस प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं बगैर तहकीक किए। पढ़ना है अगर शुरू करें, जैसे सबसे पहले मैं ये अर्ज करूंगा, बांगे दरा को हम सबसे ज्यादा पढ़े। हमारे जितना करिकुलम है जहाँ पे हम जो चीज पढ़ते हैं वो बांगे दरा से हम कोट कर रहे होते हैं। अब बांगे दरा उन्होंने कब लिखी थी? 1900, जब उन्होंने बिल्कुल नई उन्होंने शायरी शुरू की थी, उस वक्त लिखी है। और उसके बाद उनकी जो किताबें हैं, आप ये देखिए ना, आप आज से अगर 10 साल पहले के अपने क्लिप्स उठाकर देख लें यूट्यूब पे या अपने टीवी चैनल्स के, तो क्या आप उसको अपनी बेस्ट अचीवमेंट मानेंगी या आज की? और आज के बाद भी जो 10 साल बाद, तो इकबाल ने जो अपने जो यानी उसके 20 साल बाद जो उन्होंने फलसफा लिखा, जो उन्होंने पूरी हुकूमतें देखी, निज़ाम देखा, जंग अजीम अव्वल हो गई, उसके अंदर उन्होंने रियासतों को बनते टूटते देखा, उसके बाद जो उन्होंने लिखा, मिसाल के तौर पर बाले जिब्रील, तो नौजवानों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बाले जिब्रील पढ़ें, बांगे दरा से फिलहाल जान छुड़ाएं। कि वो उसके अंदर जितनी नज़में हैं, हम शिकवा जवाब शिकवा को बड़ी नज़में करते हैं। आपने मस्जिद कुर्तबा को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। आपने इबलीस की मजलिस से शुरू उसको देखा ही नहीं है कि उसमें इकबाल कह क्या रहे हैं, उन्होंने क्या आपको पैगाम दिया हुआ है। आपने इतनी बाले जिब्रील सिर्फ वहाँ से पढ़ना शुरू करें एक एक नज़्म को, और उसको शायरी के तौर पे नहीं, उसको फलसफे के तौर पे पढ़ें कि इसके अंदर क्या हिडन मैसेज हो सकता है। जैसे आमना ने बहुत खूबसूरत जो शेर पढ़ा, शान कई देते हैं। कुछ लोग इसको शान कई मतलब बहुत सारी शानें, लेकिन ये शान कई है। 12वीं सदी के अंदर शहाने कई एक ईरान के अंदर वो पूरा एक ख़ानदान था, बादशाहों का पूरा एक ख़ानदान था। तो उनको जो यानी शान मिली, अल्लाह ताला ने जो उनको शान अता की, उसका यहाँ पे जिक्र। फिर दुनिया भी नहीं देते हैं, उस वो रिलेट किया हुआ है। अमेरिका की जो डिस्कवरी है, जिसे नई दुनिया, ऑस्ट्रेलिया की जो डिस्कवरी है उसको नई दुनिया कहा जाता है, वो यहाँ पे उन्होंने इकबाल ने देखिए कितने से शेर के अंदर उन्होंने कितना बड़ा मैसेज दे दिया। तो थोड़ा सा इसको उसके ऊपर गौर करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत कुछ किया। अक्सर हम कहते हैं ना, इकबाल की शायरी पढ़ने लगे या उनकी बुक्स की तरफ जाएं तो हमें तो वाकई बहुत मुश्किलात पेश आती हैं कि जाहिर बात है उनको समझने के लिए भी ऐसा बंदा चाहिए हमारे पास जो उसको सही मायनों में एक्सप्लेन कर सके। देखिए ना, वो भी इसी तरह है ना कि आपके अभी जो इस वक्त लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो टिकटॉक वाला है।
आसान बना के बताओ टिकटॉक की लेवल के ऊपर, लेकिन जब आप मुश्किल चीजें पढ़ना शुरू करेंगे तभी जाके वो आपके ऊपर खुलना शुरू होंगी ना। अब डॉक्टर साहब मिसाल के तौर पे न्यूरो सर्जरी मेरे ख्याल में दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा नर्व्स की एंडिंग, इतना ज्यादा नेटवर्क, वो मतलब आई कांट इमेजिन। लेकिन उनसे अगर आप ये पूछें कि क्या 20 साल पहले भी आप इतने ही माहिर थे जितने आज हैं, कि आप उसी तरह से सर्जरी कर लेते थे? स्टेप बाय स्टेप है ना, करना शुरू तो जदीद जिस तरह अब जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, ट्रीटमेंट के तरीके भी हमारे जो हैं वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। उस पर इकबाल यहाँ पे आपको जोड़ते हैं, वो कहते हैं हर कोई मस्ते महे ज़ौक़े तन आसानी, हर कोई अपने नशे में है, मस्ते महे ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़ मुसलमानी है। और इसमें बहुत बड़ा मैसेज है जो आजकल हम जो जिन हालातों से गुजर रहे हैं और जो हमारी चीजें चल रही हैं उसमें बिल्कुल उसको देखते हुए ये शेर जो है वो बड़ा उस पर फिट होता है। अच्छा, हमारे कोर्सेज में भी तो नहीं है ना, हमारी कोर्सेज में तो चंद चीजें हैं जिस तरह आपने जिक्र किया बहार और गुलैरी, या हमारी कुछ और नज़में हैं बस वो ऐड हुई हुई हैं। अच्छा, अगर आप पर्शियन एक सब्जेक्ट हमारा जो है वो अगर आपने उसमें ऑप्शन है तो उसमें कोई चंद इकबाल की जो है वो नज़मों को ऐड किया हुआ है और उसकी ट्रांसलेशन हुई हुई है। तो इस वजह से आप नहीं समझते हमारे यहाँ तो उस तरह इकबाल की बहुत कम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस सिलेबस में हमारे शामिल है, मुकम्मल इकबालियात को जो है वो अब देखिए करिकुलम यूनिवर्सिटी में तो मैंने भी नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन अगर आपका खुद शौक, अब सुनने वालों में शायद कोई एक आध बंदा होगा जिसको शौक पैदा हो जाएगा, मुझे भी शौक पैदा हुआ, मैंने जब ये शेर सुना, एक ये शेर था जो पहले सुनाया और एक इससे अगला शेर था जो एक था निगाह तूने हजार करके हमें दिखाया, और मेरे सामने जो बैठे थे माहिर इकबालिया डॉक्टर खुरम इलाई PhD हैं वो इस पे, तो उन्होंने जब इस फलसफे को बयान किया जो एक था निगाह तूने, उन्होंने कहा हर चीज जो है वो सिंगुलैरिटी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से निकली है ना। अगर आप ये देखें, ये टेबल है और ये मैं हूं या ये कप है, इन सब के अंदर वही एक एटम है, जो इसके अंदर एटम है वही एटम मेरे अंदर है, सिर्फ साख्त बदल गई है, और वो साख्त के बदलने से चीज बदल जाती है, माहियत बदल जाती है। तो वो जब वहां पे हम यानी कि हर चीज वहीं पे एक निजाम पे एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पे उन्होंने इकट्ठा होना है, इस बंदे को जरूर पढ़ना चाहिए, इसका फलसफा जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो शौक आपका खुद पैदा होगा, उसके लिए आप ये ना कहें कि हमारे करिकुलम में नहीं है, पढ़ना है तो खुद पढ़ें। सही है, वरना जो जिन्होंने नहीं पढ़ना वो तो नहीं पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, जिस तरह रीढ़ की हड्डी की चोट होती है उसमें न्यूरो सर्जरी जो है वो कितना अहम रोल प्ले करती है? न्यूरो सर्जरी मैंने पहले ही बताया कि यानी कि मेन स्टे है ट्रीटमेंट, उसको फ्रैक्चर को फिक्स करना वो उसके लिए जो है वो जरूरी है। ठीक है, वो तो मेन स्टे है उसके। ठीक है, और जिस तरह सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद जो है वो क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह से आप मरीज को ट्रीट करना चाहिए? देखें, इसमें एक बात जो समझने की है, जो बहुत सारे लोगों का शुरू में आते ही सवाल होता है कि ये चलेगा कब, इसके ताकत कब वापस आएगी। तो इसमें यानी कि मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को ये है कि हम जब उनको रीढ़ की हड्डी को फिक्स करते हैं वो बोनी फिक्सेशन होती है, हड्डी को फिक्स करते हैं और हराम मगज के ऊपर से दबाव हटा देते हैं। अब जो हराम मगज की जो हीलिंग है वो अपने आप होनी है विद मेडिसिन और कुदरती तौर पे जो उसने हील होना है, और उसका विद टाइम हमें अंदाजा होता है कि कितनी रिकवरी होती है। ठीक है, यूजुअली जो न्यूरोनल रिकवरी है वो फास्टेस्ट रिकवरी 1 मंथ में होती है, 30 डेज में, सेकंड फेज उसका 6 मंथ तक होता है और थर्ड फेज 2 ईयर्स तक। 2 साल तक हमें उम्मीद होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मरीज में इम्प्रूवमेंट आएगी। सही, उसके उस वक्त तक ना हो तो इसमें कहा जा सकता है कि अब इसके चांसेस बहुत कम रह गए। तो टाइम बताता है, मगर फौरी तौर पे अगर ऑपरेशन करवाएं तो उसका ये फायदा होगा, जितनी जल्दी दबाव हटेगा तो जो ऑन गोइंग जो इंजरी है, जो वो डैमेज होता जा रहा है वो खत्म हो जाएगी। सही। अच्छा, जिस तरह फियर की बात कर रहे थे कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाते कुछ लोग बड़ा लेट कर जाते हैं। हाँ जी, बड़ा लेट कर जाते हैं, 8-8 महीने बाद, साल बाद हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अब इसका करें, तो हम कहते हैं कि अब हम इसका क्या करें, हमें बताएं। हाँ, तो तब जो आपने जो कीमती वक्त है तो वो जाया कर दिया आपने, वो जाया कर दिया। देखें, इसमें आपको यानी कि इतने पैसों की भी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पाइन सर्जरी की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये भी नहीं कि पेशेंट यानी कि जो सर्जरी खुद डिनाई करता है और मरीज ले आता है कि जी हम नहीं ऑपरेशन कराते, और कोएक्स के पास चले जाता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये हमारे यहाँ तो बहुत है ना, हड्डी जोड़ के हवाले से आपने कहा क्या, अच्छा रीढ़ की हड्डी भी हो गई है या आपको कोई और फ्रैक्चर हो गया है बॉडी का कोई और पार्ट, तो उसमें आपको लाजमी अच्छा क्या है डॉक्टर ऑपरेट करेगा और उसमें ज्यादा तकलीफ होगी बजाय कि हम उधर चले जाए। अच्छा, उसमें सबसे मुझे हैरत इस बात की होती है, जिस बंदे की टांगें ही काम नहीं कर रही होती हैं उसमें ऑपरेशन के बाद और क्या हो जाना, यानी कि एक डर होता है ना कि जी ऑपरेशन के बाद कोई नुकसान, जिसकी ऑलरेडी बाजू और टांगे दोनों
काम करने बंद कर दिए, उसमें और क्या, जब मैं मरीजों को ये कहता हूँ और क्या नुकसान हो गया, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब तो कोई बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से, ऑपरेशन के बाद कोई नुकसान नहीं होने वाला। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अभी बहुत सारी चीजें हमारी रह भी गई, इंशाल्लाह फिर इस पर डिस्कस करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया वकार, आप हमारे साथ रहे, इकबाल के हवाले से जो बहुत सारी चीजें पहुंचाने की आपने भी एफर्ट की। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।